Hello guys, welcome back to our channel part 2 of Rebirth for Family and Revenge. Chapter 11 भाई बहन का प्यार काव्या के अभी भैया। तभी वो व्यक्ति काव्या के पीछे खड़ा होकर काव्या के दोनों आंखों को अपने दोनों हाथों से ढक देता है। ये होते ही काव्या चौंक जाती है, उसके हाथ अपने आप अपने आंखों पे चले जाते हैं, जिसपे पहले से ही उस शख्स के हाथ थे। काव्या उस शख्स की हाथ पे आपने हाथ रखते हुए बोलती है, कौन है? काव्या भले ही उससे सवाल पूछ रही थी, पर उसे इन हाथों का स्पर्श काफी जाना पहचाना लग रहा था। पर वो इस बात से हैरान थी कि पिछली लाइफ में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, बल्कि वो तो मिस्टर जोसेफ से लाइव परफॉर्म करना है या नहीं, इस बात को सोचने के लिए वक्त मानकर वहां से चली गई थी। काव्या मन में सोचती है, क्या ऐसा हो सकता है कि मैंने लाइव परफॉर्म करने के लिए तुरंत हाँ कर दिया, इसलिए इस लाइफ में बदलाव हो रहा है। काव्या को इतना सोचते देख वो शख्स जिसने काव्या के आंखों पर हाथ रखे हुए था वो चिढ़कर अपना हाथ काव्या के आंखों से हटाते हुए बोलता है, क्या प्रिंसेस, मैं कुछ दिन शूटिंग के लिए पेरिस क्या गया, तुम तो मुझे भूल ही गई। उस शख्स की आवाज़ सुन काव्या की आंखें नम हो जाती है। वो इस शख्स को कैसे भूल सकती है? आखिर ये वही शख्स था जिसने पिछली लाइफ में उसके हर कदम पे साथ दिया था। पर काव्या ऋषि अपनी सौतेली माँ और बहन के झूठे प्यार में इतनी अंधी हो गई थी कि उसने उस शख्स की बात पर ध्यान नहीं दिया और आखिर में उसने भी काव्या को बचाने लिए अपनी जान गंवा दी। काव्या आपने चेयर से खड़े होकर उस शख्स को कसकर गले लगा लेती है। काव्या के गले लगाने पे वो शख्स उसके बाल सहलाते हुए बोलता है, प्रिंसेस, मैं तुम्हारे गले लगाने से नहीं मानाने वाला। तभी उस शख्स को अपने टी शर्ट पे गिला गिला सा महसूस होता है। ये देख वो घबरा जाता है। वो काव्या को खुद से अलग करता है। तब उसे काव्या का पूरा फेस आंसुओं से भीगा हुआ दिखता है। ये देख वो घबराते हुए बोलता है, प्रिंसेस, तुम रो क्यों रही हो? देखो, तुम इसलिए रो रही हो कि मैं तुमसे गुस्सा हूँ, तो ऐसा कुछ नहीं है, मैं बस मजाक कर रहा था। तभी मिस्टर जोसेफ अपनी सख्त आवाज में बोलते हैं, बरखुरदार, मुझे लगता है तुम्हें जीने की इच्छा खत्म हो गई है, जो आदित्य कपूर की वाइफ को रुला रहे हो। मिस्टर जोसेफ की बात सुन वो शख्स गुस्से से उन्हें घूरते हुए बोलता है, डैड, आप कुछ वक्त के लिए चुप रहेंगे। मिस्टर जोसेफ तो बस काव्या को हंसना चाहते थे, पर आपने बेटे की बात सुन उनका मुंह बन जाता है। पर मिस्टर जोसेफ चुप हो जाते हैं। वही वो शख्स काव्या को उसकी चेयर पे बिठाता है, फिर खुद उसके बगल वाली चेयर पे बैठ जाता है और काव्या के आंसू पोंछते हुए अपनी फिक्र भरी आवाज में बोलता है, प्रिंसेस, क्या हुआ? क्या आपको मेरी बात से बुरा लगा? उस शख्स को आपने लिए इतना परेशान देख काव्या चुप हो जाती है। वो अपने आप को शांत करते हुए बोलती है, नहीं अभी भैया, मुझे आपकी बात का बुरा नहीं लगा। तो चलिए मैं आपको बात दूँ, ये महाशय कौन है जिसे काव्या अभी भैया कह रही है? इनका पूरा नाम अभिमन्यु जोसेफ है। ये स्टीव जोसेफ के इकलौता बेटे हैं। इनकी उम्र है 30 साल। ये एक एक्टर है जो फिल्म इंडस्ट्री में राज करते हैं। ये बहुत हैंडसम है, पर हमारे हीरो से काम। इनका स्वभाव खुशमिजाज है, पर सिर्फ अपनी फैमिली के लिए, बाकी ये दुनिया के सामने बहुत सख्त किस्म के व्यक्ति है। अभी और काव्या का बचपन साथ में बिता है। ये काव्या को अपनी बहन मानते हैं और अभिमन्यु काव्या को जान से भी ज्यादा प्यार करता है। वो काव्या को बचपन से ही प्रिंसेस की तरह ट्रीट करते आया है। काव्या को वो जरा सी भी तकलीफ में नहीं देख सकता है। मुझे पता आप लोगों को थोड़ा डाउट होगा कि मिस्टर स्टीव जोसेफ फॉरेनर है, पर ऐसा नहीं। उनके दादाजी अमेरिकन थे, पर उनकी दादी जी इंडियन थी। उन दोनों की शादी के बाद वो दोनों इंडिया में बस गए, पर स्टीव जोसेफ के दादाजी के गुजर जाने के बाद उनका नाम उन्हें ब्लेसिंग्स के तौर पे रखा गया था। चलिए आते हैं हमारी कहानी पर। उंगली से नीचे की ओर इशारा, उंगली से नीचे की ओर इशारा। काव्या का जवाब सुन अभी थोड़ा शांत होता है, पर फिर काव्या के सर को सहलाते हुए मुस्कुराकर बोलता है, तो प्रिंसेस, तुम रो क्यों रही थी? अभिमन्यु की बात सुन काव्या बहाना बनाते हुए बोलती है, वो भैया, मैं आपसे इतने दिनों बाद मिली ना, इसीलिए थोड़ी इमोशनल हो गई। काव्या ऐसा इसलिए बोल रही थी क्योंकि उसे पता था अभिमन्यु अपनी फिल्म की शूटिंग के कारण 3 महीने के लिए पेरिस गया हुआ था। काव्या अपनी बात बोल मुस्कुराने लगी। अभिमन्यु उसकी बात सुन मुस्कुराते हुए है, अच्छा, तो मेरी प्रिंसेस मुझे मिस कर रही थी? अभिमन्यु की बात सुन काव्या खुशी से उसे गले लगते हुए बोलती है, बहुत ज्यादा। काव्या का जवाब सुन अभिमन्यु के चेहरे पे बड़ी सी मुस्कान आ जाती है। वही काव्या अभिमन्यु के गले लेके सोचती है, कैसे पिछली लाइफ में जब वो कपूर मैंशन छोड़कर चली गई थी।
तब रास्ते में ऋषि के भेजे हुए गुंडों ने उसे जबरदस्ती अपने साथ ले जा रहे थे। तब अभिमन्यु वहां आ गया था। जब अभिमन्यु ने उन गुंडों को उसे ले जाते हुए देखता था तो अभिमन्यु उसे बचाने के लिए उन गुंडों से फाइट करने लगा, पर उन गुंडों के पास गन थी, जिससे उन गुंडों ने अभिमन्यु को 3 गोली मार दी। तब तक काव्या भी बेहोश हो गई थी, लेकिन तक उसे अभिमन्यु के गोली लगने के बारे में कुछ पता नहीं। पर एक बार रिया ने उसे टॉर्चर करते हुए ही उसे सब बता दिया कि उस दिन अभिमन्यु की मौत उसे बचाते हुए हो गई थी। काव्या ये सब सोच अपने मन में पक्का करती है कि इस लाइफ में वो अपने अभी भैया को कुछ नहीं होने देगी। फिर वो अभिमन्यु से अलग होके उससे उसकी पेरिस ट्रिप के बारे में बात करने लगती है। वही मिस्टर जोसेफ भी उन दोनों को देखकर खुश थे। उनकी कोई बेटी नहीं थी, पर वो काव्या को अपनी बेटी ही मानते थे। वो उन दोनों को आपस में बात करता देख उन्हें डिस्टर्ब नहीं करते और वहां से चले जाते हैं। वही काव्या अभिमन्यु को अपनी लाइव कॉन्सर्ट के बारे में बताने लगती है। अभिमन्यु भी उसकी बातें बड़े ध्यान से सुन रहा था। वो दोनों काफ़ी देर तक बातें करते हुए लंच भी करते हैं। फिर काव्या अभिमन्यु को डिनर के लिए इनवाइट कर वहां से निकाल जाती है। अभिमन्यु को भी आयु से मिलना था, इसलिए वो हाँ बोल देता है। फिर उसे अपने डैड के साथ कुछ काम था, इसलिए वो काव्या को शाम को मिलने का बोल वहां से चला जाता है। काव्या जब अपने कार की तरफ जा ही रही थी, तभी उसे कुछ याद आता है। वो जल्दी से अपने फ़ोन को अपने पर्स से निकलती है और किसी के नंबर पे कॉल लगाकर अपने कान पे लगा लेती है। वहीं दूसरी तरफ एक बड़ी सी चमचमती बिल्डिंग, जिसके एक फ्लोर के मीटिंग रूम में एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। वहां बैठे हर व्यक्ति का शरीर डर से कांप रहा था, साथ ही उन सभी के चेहरे पे टेंशन और पसीने की बूंद थी। वहीं उस मीटिंग रूम के हेड चेयर पे बैठा शख्स बेहद गुस्से में था। उसका ऑरा इस वक्त बहुत भयानक लग रहा था। वहीं उसके पीछे खड़ा उसका असिस्टेंट बिल्कुल शांत था। तो मैं आपको बता दूं, ये और कोई नहीं, हमारे हीरो आदित्य कपूर है। वही इस मीटिंग हॉल में बैठे बाकी लोग उसकी कंपनी के हर डिपार्टमेंट के हेड थे। दरअसल बात यह है कि आदित्य आज हर डिपार्टमेंट की प्रोग्रेस रिपोर्ट देख रहा था, जिससे हर डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय के बीच हड़कंप मचा हुआ था। वही आदित्य जो हर डिपार्टमेंट का प्रोग्रेस रिपोर्ट देख रहा था, उसे हर प्रोग्रेस रिपोर्ट में कोई ना कोई कमी दिख ही रही थी, जिस कारण उसका गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था और वहाँ का माहौल भी बेहद गर्म हो रहा था। वही वहां बैठे हर व्यक्ति के पसीने छूट रहे थे। सब भगवान से एक ही दुआ मांग रहे थे कि किसी तरह आज बच जाए, बस आज अपने बॉस का गुस्सा झेलने को ना मिले। तभी वहां किसी का फोन रिंग करता है, जिससे वहां बैठे हर शख्स की सांस उनके गले में अटक जाती है। उन्हें अच्छे से पता था कि मीटिंग रूम में आने के बाद अपना मोबाइल साइलेंट करना होता है, इसीलिए वो सब डरते हुए एक दूसरे को देखने लगते हैं आखिर किसका फोन रिंग कर रहा है। चैप्टर 12 रिया का एक अनजान बच्ची से डरना। मीनवाइल इस दौरान रिया अपनी कार चला रही थी। वो अभी जेएस स्टूडियो जाने वाले रास्ते पे थी, पर सामने कंस्ट्रक्शन चल रहा था, जिस कारण वो अपनी कार को मोड़ लंबे रास्ते से जाने लगती है। वो अभी बहुत चिढ़ी हुई थी, तभी उसका फ़ोन रिंग करता है। ये देख रिया मोबाइल देखती है तो वहाँ मीनल शो हो रहा था। ये देख वो अपना मूड ठीक करती है और कॉल पिक कर स्पीकर पे लगा देती है। कॉल पिक होते ही कॉल की दूसरी तरफ से एक एक्साइटेड आवाज़ आती है। हेलो रिया, रिया मेरे पास एक ऐसी खबर है जिसे सुन तुम खुश हो जाओगी। मीनल की आवाज़ सुन रिया सोचती है, चलो सुबह से कुछ अच्छा सुनने को नहीं मिला, पर कम से कम अब मिलेगा। इतना सोच वो मीनल से बोलती है, हाँ मीनल बोलो, और ऐसी भी कौन सी खबर है जिसे सुन में खुश हो जाओगी। रिया के ये बोलने पर मीनल खुशी से बोलती है, वो काव्या आज जेएस स्टूडियो जाने वाली है और मेरे रिसोर्सेस से ये भी पता चला है इस बार काव्या अपना गाना लाइव परफॉर्म करने वाली है। मीनल की बात सुन रिया की पकड़ स्टीयरिंग पर कस जाती है। वो अपनी दांत पीसते हुए गुस्से से बोलती है, ऐसा नहीं हो सकता, मैं उस बी तारानकंचक को गाने नहीं देने वाली। और तुमने क्या कहा? खुशी? खुशी माय फूट, मेरा मन कर रहा है मैं उसकी जान ले लूं। रिया की गुस्से भरी आवाज़ सुन मीनल डर जाती है, क्योंकि उसे पता था रिया उन सरफिरे लोगों में से है जो अपने मतलब के लिए किसी की भी जान ले सकती है। इसीलिए वो उसे शांत कराते हुए बोलती है, देखो रिया शांत हो जाओ, और मैंने खुशी की बात इसलिए की क्योंकि अब हमें जब पहले से ही पता है काव्या लाइव परफॉर्म करने वाली है, तो हम कोई प्लान बनाकर उसे परफॉर्म करने से रोक सकते हैं।
मीनल की बात सुन रिया कुछ सोचकर शांत हो जाती है। फिर वो मीनल से कहती है, मीनल तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। इतना बोल वो उसे अपना प्लान समझाने लगती है। रिया का प्लान सुन मीनल के चेहरे पे एक शैतानी मुस्कुराहट आ जाती है। वो खुशी से रिया को कहती है, डोंट वरी रिया, तुम्हारा काम हो जाएगा, आखिर में काव्या की असिस्टेंट इन्हीं सब काम के लिए तो बनी हूँ। इतना बोल वो कॉल कट कर देती है। कॉल काटते ही मीनल अपने मन में कहती है, अगर इस रिया से मुझे पैसे ना मिल रहे होते तो मैं ये सब ना करती। पर फिर कुछ सोचकर आगे बोलती है, पर इसमें मेरी क्या गलती, वो काव्या है ही इतनी बेवकूफ़, तो इसमें मैं कर ही क्या सकती हूँ। इतना बोल वो जहरीली मुस्कान मुस्कुराने लगती है। चलिए तो मैं आपको मीनल के बारे में कुछ बातें बता दूँ। मीनल काव्या की असिस्टेंट है, पर ये रिया की दोस्त है। मीनल रिया के ही कहने पर काव्या की असिस्टेंट बनी। मीनल काव्या से जुड़ी हर बात रिया को बताती है, साथ ही रिया के कई प्लान को भी अंजाम देती है, जिसके बदले रिया इसे अच्छी खासी रकम देती है। मीनल काव्या को बिल्कुल पसंद नहीं करती, साथ ही काव्या की खूबसूरती से बहुत जलती है। एक ये वजह भी ही जिस कारण वो रिया का साथ देती है, पर वो अपने जलन के नाम को काव्या की बेवकूफ़ी देती है। वही कार में रिया मीनल का कॉल कट करती है तो अचानक ही उसका मोबाइल उसके हाथ से छूटकर नीचे गिर जाता है। ये देख वो नीचे झुककर अपना मोबाइल उठाने लगती है। रिया जैसे ही मोबाइल लेके सीधे बैठती है, उसे आपने सामने कुछ ऐसा दिखता है जिसे देख उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है। वो जल्दी से आपने कार को ब्रेक मारती है, जिससे उसकी टायर घिसते हुए उसकी कार रुक जाती है। कार रुकते ही रिया लंबी सांस लेते हुए खुद को शांत करती है, पर अब उसके चेहरे पे गुस्सा था। वो गुस्से में अपनी कार से बाहर निकलती है। दरअसल जब रिया अपना मोबाइल लेने नीचे झुकी थी, तभी उसकी कार के सामने एक छोटी बच्ची आ गई थी। ये देख रिया बुरी तरह डर गई थी, पर रिया के तुरंत ब्रेक मारने पर उस बच्ची को कुछ नहीं हुआ। ये देख रिया शांत हो जाती है, पर उसे उस बच्ची पे बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि इसमें उसकी कोई गलती नहीं थी। वो बच्ची ही बीच रोड पे खड़ी थी। काव्या गुस्से से उसे बच्ची के तरफ जाती है और जैसे ही उसे गुस्से में कुछ कहने वाली थी, पर उस बच्ची की शक्ल देख रिया की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है। उस बच्ची की शक्ल देख रिया 2 कदम खुद ब खुद पीछे हट जाती है। वही उसकी सामने खड़ी बच्ची जो बेहद ही प्यारी लग रही थी। उस बच्ची की उम्र 4 साल के आसपास लग रहा था। उसका रंग बेहद ही गोरा था, ऊपर से उसने ब्लैक जीन्स विद ब्लैक हुडी पहन रखी, जिससे वो बेहद ही सुंदर लग रही थी। उस बच्ची ने अपने बालों का 2 चोटी बना रखी थी। उसके गाल चुब्बी चुब्बी से थे। उसके गले में इस वक्त हेडफोन था, पर इन सब से अलग उसकी आंखें जो नीले रंग की थी, जिसमें एक ठंडक थी, जैसे वो अपने आंखों से ही किसी की जान ले लेगी। साथ ही उस बच्ची का ऑरा बेहद ही खतरनाक था। पर फिर भी रिया खुद को संभाल कर उस बच्ची पे चिल्लाते हुए बोलती है, तुम लड़की, तुम्हारा नाम क्या है और तुम यहाँ क्या कर रही हो? रिया का चिल्लाना सुन वो बच्ची रिया को गुस्से से घूर कर देखती है, जिससे रिया के माथे पे पसीना आने लगता है। उसे समझ नहीं आ रहा था आखिर वो उस बच्ची से डर क्यों रही थी, पर अब उसके गले आवाज़ नहीं निकाल रही थी। तभी वहां पे कुछ बॉडीगार्ड्स आ जाते हैं। उन सब के हाथों में गन्स थी। उन सब ने ऊपर से नीचे ब्लैक कपड़े पहन रखे थे। उन बॉडीगार्ड में से एक ने जल्दी से कहा, कुहू बेबी, मास्टर आपका इंतजार कर रहे हैं। उस बॉडीगार्ड की बात सुन कुहू अपनी ठंडी आंखों से घूर कर उसे देखती है। कुहू उस बॉडीगार्ड को इसीलिए घूर के देखती है क्योंकि उसे कुहू बेबी सुनना पसंद नहीं आया था। ये समझ वो बॉडीगार्ड डर से कांप जाता है और अपनी गलती समझ बोलता है, सॉरी बॉस। कुहू उसकी सॉरी का कोई जवाब नहीं देती है और वहां से जाने लगती है। कुहू को जाते देख वो बॉडीगार्ड भी उसके पीछे जाने लगते हैं। पर कुहू कुछ दूर जाकर रिया को एक डेविल स्माइल पास करती है और वहां से चली जाती है। वही रिया जो अब तक भूत बनी खड़ी सिर्फ कुहू को ही देख रही थी, जब उसने कुहू की वो डेविल स्माइल देखी तो उसका शरीर डर से कांपने लगा। साथ ही उसकी वो नीली आंखें जिसे देख उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई बच्ची ना होकर नर्क की मल्लिका हो जिसके एक इशारे पे उसकी जान ली जा सकती है। रिया को ये सोच घुटन होने लगती है। पर कुछ देर खुद को संभाल वो खुद से बोलती है, पर ऐसा कैसे हो सकता? उस बच्ची की आंखें बिल्कुल काव्या के जैसे थी, पर उन आंखों में कुछ और भी था जिसे मैं समझ नहीं पा रही हूँ। रिया को अब ठीक नहीं लग रहा था, इसीलिए वो अपनी कार में बैठकर जेएस स्टूडियो ना जाकर वापस घर चली जाती है, पर सारे रास्ते वो कुहू के बारे में ही सोच रही थी।
वहीं दूसरी तरफ कपूर इंडस्ट्री मीटिंग हॉल में किसी के फ़ोन की रिंग सुन सब घबरा गई थे, पर तभी आदित्य अपना मोबाइल उठा लेता है। आदित्य जब अपना मोबाइल देखता है तो उसके चेहरे पे मुस्कान आ जाती है। वो उसी मुस्कान के साथ कॉल पिक कर लेता है। ये देख हाल में मौजूद सभी व्यक्ति को एक झटका लगता है, पर आदित्य वहाँ किसी पर भी ध्यान नहीं देता है। तभी कॉल की दूसरी तरफ से काव्या की आवाज़ आती है, आदि क्या आप बिजी है? क्या मैंने आपको डिस्टर्ब किया? तो है आदित्य को काव्या ने ही लगाया था, और काव्या आदित्य से ऐसा इसलिए पूछ रही थी क्योंकि उसे पता था आदित्य बहुत बिजी रहता है। काव्या के सवाल पे आदित्य कैजुअली अपनी नर्म आवाज़ में बोलता है, नहीं मैं बिल्कुल भी बिजी नहीं हूँ और ना ही तुमने मुझे डिस्टर्ब किया। आदित्य के मुंह से ये सब सुनकर सबको दूसरा झटका लगता है। उन सब के मन में एक ही बात चल रही थी कि उनके बॉस ये क्या बोल रहे थे। अभी इतनी इम्पोर्टेंट मीटिंग चल रही है और बॉस ये सब बोल रहे हैं। इस बार झटका आदित्य के असिस्टेंट रजत को भी लगा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके बॉस किससे इतनी नरमी से बात कर रहे हैं। वही काव्या आपने लाइव परफॉर्म करने की सारी बात आदित्य को बता देती है। काव्या की बात सुन आदित्य सिर्फ हम में जवाब देता है, जैसे उसे पहले से ही सब पता हो। पर आदित्य काव्या को लाइव परफॉर्म करने के लिए इतनी जल्दी मानते देख उसे बहुत हैरानी होती है, पर वो अपनी वाइफ के लिए खुश भी था। तभी काव्या आदित्य से पूछती है, ओह नो, मैं बातों बातों में ये पूछना भूल ही गई, आपने लंच किया? काव्या का ये सवाल सुन आदित्य को एक सुकून मिलता है, पर फिर वो काव्या के सवाल का जवाब देते हुए बोलता है, वो मैं कामों के कारण भूल गया। आदित्य नॉर्मली फ़ोन पे बात कर रहा था, पर वहाँ बैठे सारे लोग आदित्य को ऐसी देख रहे थे जैसे किसी के सामने अचानक से एलियन आ गया हो। वो सब अपनी आंखें फाड़े आदित्य को ही देख रहे थे। सबके मन में एक ही सवाल था, क्या बॉस किसी से इतने प्यार से बात कर सकते हैं? अगर हाँ तो वो शख्स है कौन? सबको ये जाने की बहुत क्यूरोसिटी हो रही थी। वही काव्या आदित्य का जवाब सुन आदित्य पे गुस्सा करते हुए बोलती है, आदि अब 3 बजने वाले और आपने अभी तक लंच नहीं किया। मैं कुछ नहीं जानती, आप अभी के अभी लंच कीजिए। काव्या की इतनी मीठी डांट सुन आदित्य की मुस्कुराहट बड़ी हो जाती है। वो उसे ओके बोल कॉल कट कर देता है और मीटिंग डिसमिस कर अपने केबिन में चला जाता है। आदित्य जाता देख उसका असिस्टेंट रजत भी उसके पीछे चला जाता है। वही हाल में बैठे सभी लोग अभी भी शौक में थे, पर यह जानकर कि वो लोग अपने बॉस के गुस्से से अच्छा गए, वो सब बहुत खुश होते हैं और जिस किसी ने भी आदित्य को कॉल किया था उसे ढेर सारी दुआ देते हुए अपने काम में लग जाते हैं। चैप्टर 13 रजत का आदित्य पे गुस्सा करना। आदित्य अपने मीटिंग रूम से निकलने के बाद अपने केबिन की तरफ बढ़ जाता है। वो अपने पर्सनल लिफ्ट के पास रुककर सामने देखते हुए रजत को बोलता है, मेरे केबिन में लंच लगवाओ। इतना बोल वो बिना रजत की तरफ देखे अपने पर्सनल लिफ्ट में चला जाता है। वही रजत अपने बॉस का ऑर्डर सुन वहां से कैंटीन के तरफ लंच लेने चला जाता है। कुछ वक्त बाद आदित्य का केबिन। आदित्य सोफे पे बैठा लंच कर रहा था। वही रजत जो आदित्य के बगल में बैठा था, उसने अभी तक अपना लंच छुआ भी नहीं था और किसी सोच में गुम था। आदित्य जो अपना खाना खा रहा था, उसने इस बात को नोटिस कर लिया था और उसे ये भी पता था आखिर रजत ऐसा बेहवे क्यों कर रहा है, पर वो उसे पूरी तरह से इग्नोर कर अपना लंच फिनिश करता है। खाना खा लेने के बाद आदित्य सोफे से उठकर अपने चेयर के तरफ जाने लगता है। तभी उसे रजत की गुस्से से भरी आवाज़ सुनाई देती है, जो गुस्से में अपने दांत कटकटाते हुए बोल रहा था, हाउ कुड यू दिस आदि, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? मना काव्या भाभी अभी तुमसे गुस्सा है, इसका ये मतलब नहीं कि तुम उन्हें धोखा दो। तो चलिए रजत के बारे में कुछ बातें बता दूं। रजत का पूरा नाम रजत कोहली है। रजत कोहली परिवार का दूसरा बेटा है। कोहलो परिवार एशिया की तीसरी सबसे अमीर परिवार है। कोहलीज की पकड़ ज्वेलरीज में है, जिस कारण शहर में उसकी कई सारी ज्वेलरी शॉप है, जिसे रजत का बड़ा भाई शौर्य कोहली संभालता है। पर रजत आदित्य को स्कूल टाइम से जानता है और तब से दोनों बेस्ट फ्रेंड है। आदित्य काफ़ी टैलेंटेड था और उसकी कंपनी रजत को बहुत अच्छी लगती थी, क्योंकि रजत बरबोला किस्म का व्यक्ति है, वही आदित्य ज़्यादा शांत रहता है, जिस कारण दोनों की दोस्ती बहुत अच्छी है। इसीलिए वो उसी के साथ काम करना चाहता था, इसलिए वो आदित्य का पर्सनल असिस्टेंट बन गया। पर यह बात बाहरी लोगों को नहीं पता।
सबको यही लगता है कि रजत आदित्य का सिर्फ पीए है, बाकी उसकी रियल आइडेंटिटी के बारे में किसी को कुछ नहीं पता। रजत ऐसा इसलिए बोल रहा था क्योंकि रजत को आदित्य और काव्या के रिलेशन के बारे में अच्छे पता था। कई बार तो आदित्य और काव्या का झगड़ा उसी के सामने हुआ था। इसीलिए जब मीटिंग में आदित्य को किसी का कॉल आया तब रजत किसी फाइल को पढ़ रहा था, जिस कारण वो कॉलर आईडी नहीं देख पाया था। पर आदित्य के बात करने के तरीके से रजत ये अच्छे से समझ गया था कि वो किसी लड़की से बात कर रहा है। पर उसे ये गलतफहमी हो गई कि आदित्य किसी और लड़की से इतने प्यार से बात कर रहा था, इसलिए उसे आदित्य पे बेहद गुस्सा आ रहा था। रजत की बात सुन आदित्य कुछ रिएक्ट नहीं करता है। वो उसे इग्नोर करते हुए अपने केबिन में लगे हेड चेयर पर बैठते हुए अपने सामने लगे टेबल से अपना मोबाइल उठा लेता है। जब वो अपना मोबाइल ऑन करती है तो उसमें काव्या का मैसेज आया हुआ था, जिसमें आदित्य से सवाल करते हुए काव्या ने लिखा था, आपने लंच किया आदि। काव्या का मैसेज पढ़ आदित्य के आंखों में चमक आ जाती है, साथ ही उसके होठों पे हल्की सी मुस्कुराहट भी, पर जल्दी ही उसकी वो मुस्कुराहट चली भी जाती है। आदित्य काव्या के सवाल पे जवाब देते हुए लिखता है, जान मैंने लंच कर लिया है, अब तुम परेशान मत हो। ये लिख आदित्य कई सारे हॉट इमोजी भेज देता है। वही काव्या जो कार ड्राइव करते हुए घर जा रही थी, अचानक ही उसके मोबाइल पे नोटिफिकेशन आता है। ये देख काव्या अपना मोबाइल ऑन करती है तो उसमें आदित्य का मैसेज था। आदित्य का मैसेज पढ़ काव्या की नज़र जान शब्द पर रुक जाती है, साथ उसके कान भी लाल हो जाते हैं। वो अभी ऐसे ब्लश कर रही थी जैसे कॉलेज गर्ल अपने बॉयफ्रेंड के मुंह से पहली बार बेबी सुनकर करती है। काव्या ब्लश करते हुए ही आदित्य को किस वाली इमोजी भेजने को होती है, पर उसे डर भी लग रहा था कि आदित्य उसके बारे में क्या सोचेगा। तभी उसके दिमाग में कुछ आता है और वो अपने आप से बोलती है, पागल तू इतना डर क्यों कर रही है, और आदि तेरा ही पति है, तू तो ऐसी डर रही है जैसे किसी और के पति को किस वाली इमोजी भेज रही है। इतना बोल वो खुद के सर पे चपत लगते हुए मैसेज सेंड कर देती है। वही आदित्य के केबिन में रजत आदित्य पे गुस्से से बिफरते हुए बोलता है, आदि मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ, मीटिंग में तुम्हें किसका कॉल आया था? फिर खुद ही उस सवाल का जवाब देते हुए बोलता है, अगर ये कॉल किसी लड़की का हुआ तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। काव्या भले ही मेरी भाभी है, पर मैं उन्हें अपनी बहन मानता हूँ और तुम ये अच्छे से जानते हो, अगर मुझे तुम में और भाभी में किसी को एक को चुनना होगा तो मैं भाभी को चुनूंगा। रजत ऐसा इसलिए बोल रहा था क्योंकि उसकी और काव्या की बॉन्ड बहुत अच्छी थी। ऊपर से उसे ये बात अच्छे से पता थी कि जो कुछ भी हुआ उसमें काव्या की कोई गलती नहीं थी, पर इसका ये नहीं गलती आदित्य की थी, उसकी भी कोई गलती नहीं थी, बस हालत और वक्त ही सही नहीं थे। रजत की ये बात सुन आदित्य गुस्सा होने की जगह मुस्कुराने लगता है। ये देख रजत बहुत चिढ़ जाता है। वो गेस्ट चेयर पे बैठकर आदित्य से चिढ़ भरी आवाज में बोलता है, मैं यहाँ तुम पे गुस्सा कर रहा हूँ और तुम हो कि मुस्कुरा रहे हो। आदित्य रजत की बात सुन इसलिए मुस्कुराता है क्योंकि उसे ये जानकर अच्छा लगा कि रजत को उससे ज्यादा काव्या की फिक्र है। रजत की ये बात सुन आदित्य अपने शांत भाव के साथ बोलता है, कॉल मेरी जान का था। आदित्य की बात सुन रजत जैसे ही गुस्से में कुछ बोलने वाला था, पर अचानक ही वो उसके शब्दों पे गौर करता है। वो अचानक ही धर्म की आवाज के साथ अपने चेयर से गिर गया था। रजत के गिरने से आदित्य को कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो लगातार अपने लैपटॉप की स्क्रीन को देख रहा था। तभी उसे काव्या का भेजा हुआ मैसेज मिलता है, जिस देख उसके होठों पे फिर से लंबी मुस्कुराहट आ जाती है। वही रजत एक्साइटेड होते हुए खड़ा होता है और खुशी से बोलता है, इसका मतलब तुम्हारे और भाभी के सब ठीक हो गया, क्या भाभी ने आयु एक्सेप्ट कर लिया? रजत का ये सवाल सुन आदित्य ने सिर्फ हम में जवाब दिया। आदित्य का जवाब सुन रजत खुशी से उछलने लगता है और वो उसी तरह उछलते हुए आदित्य के केबिन से चला जाता है। रजत को इस तरह जाता देख आदित्य अपना सर नामे हिला देता है। वहीं दूसरी तरफ सनशाइन मेमोरियल स्कूल, ये स्कूल मुंबई की नंबर 1 स्कूल थी। यहाँ पर ज़्यादा अमीर और पावरफुल घराने के बच्चे ही पढ़ते थे। यहाँ के सारे टीचर्स भी काफ़ी हाई क्वालिफाइड थे। काव्या अपनी कार को स्कूल के बाहर रोकती है। वो अभी बहुत एक्साइटेड थी क्योंकि वो आयु को बिना बताए उसे लेने उसके स्कूल आई थी। वो आयु को सरप्राइज देना चाहती थी। ये सब सोच वो अपने चेहरे पे लंबी मुस्कान लिए अपनी कार से निकालती है। कार से निकलने के बाद काव्या देखती है काफ़ी सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को लेके घर जा रहे थे।
ये देख आगे बढ़ती है। काव्या को नज़र आयु पे पड़ती है। उसे देख उसकी मुस्कुराहट और भी बड़ी हो जाती है और वो आयु के तरफ जाने लगती है। पर अचानक ही काव्या के कदम रुक जाते हैं। उसके फेस पे जहाँ अभी प्यारी सी मुस्कुराहट थी, अब वो गुस्से से लाल हो गई थी। काव्या गुस्से से अपने हाथ की मुठ्ठियाँ कस लेती है, जिस कारण उसके लंबे नाखून उसकी हथेली में चुभने लगते हैं। थोड़े ही वक्त में उसकी हथेली से हल्का खून आने लगता है, पर काव्या इस चीज़ को नज़रअंदाज करते हुए गुस्से से आयु जिस तरफ खड़ा था उस तरफ जाने लगती है। चैप्टर 14 काव्या ने दिया कमला को मुंहतोड़ जवाब। काव्या आयु की तरफ गुस्से से बढ़ती है और आयु का हाथ पकड़कर उसे अपने पीछे कर देती है। काव्या के ऐसा करते ही आयु अपनी मम्मा को देखता है। काव्या को वहाँ देख वो चौंक जाता है, पर उसे बहुत खुशी भी होती है। वही काव्या के ये करने पे कोई और भी थी जो चौंक गई थी। वो थी आयु की नैनी कमला, जो आयु को स्कूल से लेने आई थी। वो अपनी बड़ी बड़ी आंखों से कभी काव्या को देखती तो कभी आयु को, जो आंखों में चमक लिए काव्या को ही देख रहा था। उसे समझ नहीं आता आखिर काव्या आयु के स्कूल क्यों आई है। ऊपर से जिस तरह से काव्या ने आयु को अपने पीछे किया था, उससे ऐसा लग रहा जैसे काव्या आयु को किसी से प्रोटेक्ट कर रही हो। वही काव्या खुद के गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी। वो ये बिल्कुल ही भूल गई थी कि आयु की नैनी आयु को स्कूल लेने आने वाली है। क्योंकि कमला 2 दिन से छुट्टी पे थी, पर जब आयु के स्कूल आने की बात उसे पता चली तो वो आयु को लेने स्कूल चली आई। वही काव्या कमला को देख उसे अपनी पिछली लाइफ याद आ रही थी कि कैसे आज से कुछ महीने बाद आदित्य ने कमला को जॉब से निकल दिया था, ये कहकर कि आयु बड़ा हो गया, अब उसे खुद का ख्याल रखना सीखना होगा। फ्लैशबैक। तब कमला ने आदित्य को बहुत समझा कि उसे जॉब से ना निकाले। वो आदित्य को इमोशनली ब्लैकमेल करते हुए कही थी, अगर उसकी जॉब चली गई तो वो अपना घर कैसे चलाएगी। क्योंकि कमला की उम्र 45 साल थी, उसका पति भी ज़्यादातर बीमार रहता था और वो कभी मां नहीं बन सकती थी, जिस वजह से उसकी कोई संतान नहीं थी। इसीलिए वो अपने घर में अकेली कमाने वाली थी। कमला की ये बात सुन आदित्य ने उसे अपने दूसरे विला में मेड की जॉब देने की बात कहकर चला गया। आदित्य की ये बात सुन कमला को आदित्य पे बहुत गुस्सा आया था। वो आयु से दूर नहीं जाना चाहती थी, तब उसने चुपके से आयु का किडनैप कर लिया। आयु के किडनैप होने जाने की बात जब आदित्य को पता लगी, तब उसने अपनी पूरी जान लगा दी आयु को ढूंढने में, पर आयु उससे 3 दिन बाद मिला। आयु की हालत उस वक्त बहुत खराब थी। वो उस वक्त लगभग बेहोशी की हालत में था। उसके दोनों गाल सूजे हुए थे, साथ ही उस पे उंगलियों के निशान भी थे, जिसे देख साफ पता चल रहा था कि कमला ने उस पे हाथ उठाया था। असल में जब आयु को कमला ने किडनैप किया था, तब आयु ने रोते हुए एक ही बात का रट लगाए हुआ था कि उसे अपने मम्मी डैडी के पास जाना है। आयु की बात सुन पहले तो कमला ने उसे प्यार से समझाते हुए बोलती है, आर्यन बाबा, आज से मैं ही आपकी माँ हूँ। कमला ने अभी इतना कहा ही था, तभी आयु गुस्से से चिल्लाते हुए बोलता है, आंटी आप बहुत गंदी है। आयु आपको हेट करता है, आप मेरी मम्मा कभी नहीं बन सकती। आयु की बात सुन कमला को बहुत गुस्सा आया था, इसीलिए उसने आयु को कसकर 2 थप्पड़ लगाया और सजा के तौर पे उसे 2 दिन तक खाना भी नहीं दिया। पर तीसरे दिन आदित्य ने आयु को ढूंढ लिया था, साथ ही कमला को आदित्य ने उम्र कैद की सजा करवा दी थी। पर इस हादसे के बाद आयु काफ़ी डरा डरा सा रहने लगा था और उस वक्त काव्या भी वहाँ नहीं थी। वो अपने कॉन्सर्ट की वजह से दिल्ली गई थी, इसीलिए आदित्य ने काव्या कुछ भी पता नहीं चलने दिया था। पर जब काव्या वापस आई थी, तब उसे घर के सर्वेज से सब पता चल गया था। तब उसे आयु के लिए बहुत बुरा लगा था, साथ ही कमला पे बहुत गुस्सा भी आया था। तब काव्या ने पहली बार आयु को देखने के लिए उसके रूम में गई थी। जब आयु ने काव्या को अपने रूम देखा था, तो वो दौड़कर उसके पैरे से लिपट गया था। तब काव्या ने घुटनों पे बैठकर आयु को पहली बार खुद आगे बढ़कर गले लगे थी। काव्या के गले लगाने पे आयु बहुत खुश हुआ था। पर फिर अचानक ही काव्या ने आयु को खुद से अलग कर रोते हुए वहां से अपने कमरे की भाग गई थी। काव्या को वहां से चले जाने पे आयु उदास हो जाता है। उसने काव्या को रोते हुए नहीं देखा था, इसीलिए वो काव्या के पीछे नहीं गया था। फ्लैशबैक एंड। कमला काव्या को हैरानी से देखते हुए बोलती है, मैडम आप यहाँ। कमला का सवाल सुन काव्या शांत पर अपने सख्त आवाज में बोलती है, मैं यहाँ मेरे बेटे को घर ले जाने आई हूँ। काव्या का ऐसा जवाब सुन कमला शॉकड हो जाती है, क्योंकि उसे पता था काव्या आयु को पसंद नहीं करती।
हालांकि उसे ये नहीं पता था कि काव्या आयु को क्यों पसंद नहीं करती, पर उससे इसे कोई मतलब नहीं था। कमला अपने आप को संभाल कर बोलती है, मैडम आपको तकलीफ उठाने के क्या ज़रूरत थी, मैं हूं ना, मैं ले आती बाबा को, वैसे भी आर्यन बाबा रोज मेरे साथ ही घर जाते हैं। इतना बोल वो आयु को एक स्माइल पास करती है, जैसे वो चाहती ही आयु उसकी हाँ में हाँ मिलाए। पर आयु कमला की बात सुन काव्या के टांगों को गले लगाते हुए बोलता है, नहीं मुझे मम्मा के साथ जाना है। आयु की बात सुन कमला को उस पे बहुत गुस्सा आता है। वही काव्या के फेस पे बड़ी सी स्माइल आ जाती है। काव्या कमला की तरफ देख स्माइल करते हुए बोलती है, अपने बच्चे को स्कूल से घर ले जाने में कैसी तकलीफ, और रही बात तुम्हें आयु को घर रोज ले जाने की, तो अब उसकी ज़रूरत नहीं, अब से मैं अपने बेटे को रोज स्कूल से घर लेके जाऊंगी। काव्या की ये बात सुन और आयु को बार बार अपना बेटा कहते देख कमला को काव्या पे बहुत गुस्सा आता है, पर वो अभी कुछ बोल नहीं सकती थी, क्योंकि वहाँ पहले से ही बहुत सारे पेरेंट्स थे, अगर उसने ज़्यादा कुछ कहा तो सब उस पे गुस्सा करेंगे। कमला को कुछ ना बोलता देख काव्या आयु को अपने गोद में उठाकर अपनी कार की तरफ जाने लगती है, पर फिर कुछ सोचकर वो कमला के पास जाकर कमला से कहती है, कमला आज से तुम्हें आयु की नैनी की जॉब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। काव्या की ये सुन कमला को ऐसा लगता है जैसे किसी ने उसके सर पे बॉम्ब फोड़ दिया हो। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि काव्या की बात पे कैसे रिएक्ट करें। उसे जब तक होश आता है, काव्या आयु को लेके जा चुकी थी। ये देख कमला गुस्से से अपनी मुठिया कस लेती है। उसे इस वक्त काव्या पे बहुत गुस्सा आता है, पर फिर कुछ सोचकर कमला अजीब तरह से मुस्कुराते हुए खुद से कहती है, ये अपने अच्छा नहीं किया काव्या मैडम, पर ये कमला कोई कच्ची खिलाड़ी नहीं है। इतना बोल वो आदित्य को कॉल लगा देती है। कमला को अपना नंबर आदित्य ने खुद ही दिया था, क्योंकि कमला आयु की नैनी थी, इसलिए उसने आयु के वजह से कमला को अपना पर्सनल नंबर दिया था। वहीं दूसरी तरफ काव्या कार ड्राइव करते हुए यही सोच रही थी, चाहे इस बार कुछ भी हो जाए वो अपने बच्चे को किसी भी तरह का चोट नहीं पहुंचने देगी। यही सब सोचते हुए काव्या कपूर मैंशन पहुंच जाती है। चैप्टर 15 काव्या का आयु को टीज करना, कुछ अनसुलझे राज। कपूर मैंशन। काव्या और आयु एक दूसरे का हाथ पकड़े घर में एंटर करते हैं। वो दोनों ही लिविंग रूम में आकर सोफे पे फैलकर लेट जाते हैं और लंबी लंबी सांसें लेने लगते हैं। उन दोनों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे दोनों ने ना जाने आज सुबह से कितनी मेहनत की हो और अब जाकर दोनों को रिलैक्स होने का मौका मिला हो। उन दोनों की ये हरकतें रामू काका मुस्कुराते हुए देख रहे थे। उनकी उम्र 46 साल थी। वो लगभग 25-26 सालों से कपूर मैंशन के बटलर है। वो काव्या और आयु को देखते हुए अपने मन में सोचते हैं, इन दोनों की हरकतें कितने मिलते हैं। इन दोनों को देखकर कोई कह ही नहीं सकता कि ये दोनों माँ बेटे नहीं है। रामू काका ये सोचते हुए एक लंबी आह भरते हैं, फिर एक नज़र उन दोनों को देख मुस्कुराते हुए अपने हाथों में ट्रे लिए उनकी तरफ बढ़ जाते हैं। उन्हें पता था कि काव्या और आयु को घर आते ही कुछ पीने के लिए चाहिए होता है, इसीलिए वो काव्या को पानी और आयु को जूस का गिलास देते हैं। पानी और जूस लेने के बाद काव्या और आयु काका को थैंक यू कहते हैं। इस पे रामू काका उनको एक स्माइल पास कर देते हैं। दोनों अपना अपना जूस और पानी पीने के बाद गिलास को वापस ट्रे में रख देते हैं। फिर रामू काका काव्या और आयु की तरफ देखते हुए बोलते हैं, काव्या बेटा लंच रेडी है, मैं आप दोनों के लिए लंच डिनर टेबल पे लगवाता हूँ, तब तक आप दोनों फ्रेश होकर आइए। रामू काका की बात सुन काव्या स्माइल करते हुए उनसे कहती है, काका मैंने लंच कर लिया है, आप आयु के लिए लंच लगा दीजिए। काव्या की बात सुन काका हाँ में सर हिलाकर वहाँ से चले जाते हैं। काका के जाने के बाद काव्या आयु का हाथ पकड़ते हुए उसे सोफे उतार अपनी गोद में उठा लेती है, फिर उसके दोनों गालों को चूमकर मुस्कुराते हुए कहती है, चलो बेबी आज मम्मा आपको फ्रेश होने में हेल्प करेंगी। इतना बोल वो आयु को लेकर आयु के रूम की तरफ बढ़ जाती है। आयु भी अपनी मम्मा की बात सुन खुश हो जाता है और अपने दोनों हाथ काव्या के गले के इर्द गिर्द लपेट लेता है। आयु का रूम। काव्या आयु के रूम में पहुंचकर आयु को अपने गोद से नीचे उतार देती है, फिर उसका बैग उसके स्टडी टेबल पर रखकर आयु के क्लोजेट को ओपन कर आयु के लिए एक ब्लू कलर की टी शर्ट और ब्लैक लूज पैंट निकालती है। आयु के कपड़ों को उसके बेड पे रखते हुए काव्या आयु को देखकर बोलती है, चलो बेबी मैं आपको शावर दिला देती है। काव्या की बात सुन आयु के गाल शर्म से लाल हो जाते हैं। वो अपनी नज़रें इधर उधर करते हुए काव्या को बोलता है, मम्मा मैं अब बिग बॉय हो गया हूँ और बिग बॉय खुद से ही शावर लेते हैं।
पर काव्या आयु को इस तरह शर्माता देख समझ जाती है कि उसका बेबी उसके शावर देने की बात सुन शर्मा रहा है, पर उसे इस वक्त आयु बहुत क्यूट लग रहा था, उसके चब्बी चब्बी से गाल लाल हो रखे थे। ये देख काव्या से रहा नहीं जाता, वो आयु के गालों को खींचकर उसे टीज करते हुए बोलती है, पर बेबी मैं तो आपकी मम्मा हूं ना, और मम्मा के सामने कोई बेबी बिग बॉय नहीं होता। काव्या की ये बात सुन आयु को समझ नहीं आता कि वो काव्या से क्या कहे, पर वो काव्या के सामने नहीं नहाना चाहता था। उसके डैडी ने उसे ये बताया था कि किसी भी लड़के को किसी लड़की के सामने नहीं नहाना चाहिए। आयु को इस तरह परेशान देख काव्या उस पे हंसी आ जाती है। वो आयु को और ना परेशान करते हुए उससे बोलती है, ठीक आप खुद ही शावर ले लो, वैसे भी मम्मा को एक जरूरी काम है। काव्या की ये बात आयु के चेहरे पे चमक आ जाती है, वो अपना सर हाँ में हिला देता है। ये देख काव्या उसके बाल बिगाड़ते हुए आयु के कमरे से चली जाती है। आयु के कमरे से निकलने के बाद काव्या सीधा अपने कमरे चली जाती है। अपने कमरे में आने के बाद काव्या शावर लेने चली जाती है। कुछ वक्त बाद काव्या आईने के सामने खड़ी होकर अपने बाल सुखा रही थी। उसने इस वक्त एक लूज टी शर्ट के साथ शॉर्ट्स पहन रखी थी जो उसके थाई तक आ रहे थे। वो अपने बाल सुखाकर अपने होठों पर हल्का लिप बाम लगाती है। काव्या इस वक्त बिल्कुल किसी कॉलेज गर्ल की तरह लग रही थी। वो अपने स्लीपर पहनकर अपने कमरे से बाहर निकल जाती है। काव्या अपने कमरे से निकलने के बाद सेकंड फ्लोर पे चली जाती है। सेकंड फ्लोर 4 सेक्शन में बटा हुआ था, जिसमें सबसे पहले जिम एरिया था। दूसरा काव्या का म्यूजिक रूम था, जिसमें हर तरह के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट मौजूद थे। तीसरा स्टडी रूम था, जिसमें एक बड़ी सी लाइब्रेरी भी थी। फिर चौथा और आखिरी कमरा जो लॉक था, वहाँ किसी को भी जाने की परमिशन नहीं थी। वैसे तो सेकंड फ्लोर पे भी जाने की परमिशन नहीं थी, पर उस कमरे के लिए स्पेशली ना जाने को कहा गया था। अगर किसी ने वहां जाने की कभी कोशिश भी की थी तो उसे बहुत बुरी सजा मिली। उस कमरे की देखभाल खुद आदित्य करता था। साथ ही उस कमरे के दरवाजे पे एक डिजिटल लॉक भी लगाया था, जो कि सिर्फ उसके और काव्या के हैंडप्रिंट से खुलते थे। काव्या चलते हुए उस बंद कमरे के पास आ जाती है। वो अपने हाथ को वहां लगे मशीन पे रखती है, जिससे वो मशीन काव्या के हाथ को स्कैन करने लगता है। स्कैन होने के बाद एक बिप की आवाज़ के साथ दरवाज़ा खुल जाता है। दरवाज़ा खुलते ही काव्या एक लंबी सांस लेती है और दरवाजे से उस कमरे के अंदर आ जाती है। कमरे के अंदर आने पे उसे ढेर सारी पेंटिंग्स दिखती है जो कि बेहद हो खूबसूरत थी। वो सारी पेंटिंग्स बारे ही सलीके से आगे पीछे रखे हुए थे, पर काव्या उन सब पेंटिंग्स को एक नज़र देखकर कमरे में आगे बढ़ जाती है। कमरे के बीचों बीच पहुंच वो एक पेंटिंग पे हाथ रखती है जो वाइट पेपर कपड़े से ढकी हुई थी। काव्या उस पेंटिंग के ऊपर से उस कपड़े को हटा देती है। कपड़े को हटाते ही एक बेहद ही खूबसूरत पेंटिंग उसे देखने को मिलती है। वैसे तो काव्या ने इस पेंटिंग को अपने पिछले लाइफ में कई बार देखाई थी, पर इस लाइफ में उसे कुछ अनसुलझे राजों पर से पर्दा हटाने में ये पेंटिंग काव्या की मदद करने वाला था। काव्या वहां लगे स्टूल पे बैठ जाती है और अपने गले में पहने लॉकेट को निकलती है जो उसके टी शर्ट के अंदर छिपा हुआ था। काव्या लॉकेट को अपने हाथों में पकड़कर लॉकेट को गौर से देखने लगती है, क्योंकि उसके सामने जो पेंटिंग थी वो उसी लॉकेट की थी। चैप्टर 16 लॉकेट का राज, कुहू की कोल्डनेस। काव्या वहां लगे स्टूल पे बैठ जाती है और अपने गले में पहने लॉकेट को निकलती है जो उसके टी शर्ट के अंदर छिपा हुआ था। काव्या लॉकेट को अपने हाथों में पकड़कर लॉकेट को गौर से देखने लगती है, क्योंकि उसके सामने जो पेंटिंग थी वो उसी लॉकेट की थी। इस पेंटिंग को काव्या की सास ने बनाया था, यानी कि आदित्य की माँ ने। यही नहीं, उस रूम में मौजूद सारी पेंटिंग्स आदित्य की माँ ने ही बनाया था। काव्या अपने बचपन के ख्यालों में खो जाती है। फ्लैशबैक। 14 साल की काव्या 18 साल के आदित्य के घर में उसके पीछे पीछे घूमते हुए एक ही बात बोल जा रही थी, तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी तो करनी होगी, तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। आदित्य आगे आगे चल रहा था, वही काव्या अपना सर झुकाए उसके पीछे पीछे चलते हुए एक ही बात रटू तोते की तरह बोले जा रही थी। काव्या के इस हरकत से आदित्य बहुत इरिटेट हो रहा था, इसीलिए वो अचानक ही रुक जाता है। आदित्य के रुकते ही काव्या आदित्य के लंबी पीठ से टकरा जाती है। आदित्य के पीठ से टकराने पर काव्या खुद को संभाल नहीं पाती और गिरने लगती है। काव्या को गिरते देख आदित्य जल्दी से उसके कमर से हाथ डाल उसे गिरने से बचा लेता है। काव्या, जिसने डर के मारे अपने आंखों को कसकर बंद कर ली थी,
जब उसे महसूस होता है कि वो अब तक गिरी नहीं है, तो वो अपने आंखें खोलकर सामने देखती है। अपने सामने आदित्य को देखकर काव्या एक बड़ी सी स्माइल करते हुए बोलती है, तुम मुझसे शादी करोगे? काव्या के मुंह से फिर वही सवाल सुन आदित्य को समझ नहीं आता कि वो उसे क्या जवाब दे, क्योंकि जब से काव्या को ये पता चला था कि आदित्य अपने पढ़ाई और काम की वजह से कुछ सालों के लिए एबरोड जा रहा है, तब से ही उसने आदित्य से शादी करने की जिद लगा रखी थी। आदित्य काव्या को ठीक से खड़ा कर उसे प्यार से समझाते हुए बोलता है, जान हम शादी नहीं कर सकते, देखो अभी हमारी उम्र कितनी कम है और तुम तो अभी स्कूल में ही हो। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुमसे शादी करूँगा, पर अभी नहीं, मुझे एक बार एब्रोड से आ जाने दो, उसके बाद। इतना बोल वो स्माइल करते हुए काव्या को देखता है, पर काव्या ने अपनी शक्ल ऐसी बना रखी थी जैसे कभी भी रो सकती है। ये देख आदित्य अपना सर पकड़ लेता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करें। आदित्य अपने मन में भगवान को याद करते हुए बोलता है, ओह गॉड, अब मैं क्या करूं? अगर मैंने अभी काव्या को नहीं मनाया तो आज काव्या हमारा बाल विवाह करा के ही मानेगी। आदित्य ये सोच ही था, तभी उसे कुछ याद आता है। वो जल्दी से काव्या के दोनों हाथ पकड़कर बोलता है, ठीक है। आदित्य ने अभी इतना कहा ही था कि काव्या खुशी से अपने जगह पर उछलने लगती है। ये देख आदित्य उसे शांत करते हुए बोलता है, जान पहले मेरी बात तो सुन लो। आदित्य की बात सुन काव्या सीधी खड़ी हो जाती है, पर अभी भी उसके फेस पे एक बड़ी सी स्माइल थी। वो अपनी टिमटिमाती आंखों से आदित्य को देखती है। काव्या के ऐसे देखने पे आदित्य एक लंबी सांस लेकर छोड़ता है, फिर बारे प्यार से अपने गले में पहने लॉकेट को निकल कर काव्या के गले में पहनाते हुए बोलता है, जान तुम्हें पता है ना, ये लॉक मेरी मॉम का है और तुम्हें ये भी पता होगा कि मैं ये लॉकेट किसी को छूने तक नहीं देता, पर आज मैं तुम्हें ये एक प्रॉमिस के तौर पे दे रहा हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुमसे ही शादी करूँगा, और हाँ, कभी भी इस लॉकेट को खुद से दूर मत करना। आदित्य की बात सुन काव्या की आंखें नम हो गई थी, पर वो अब ज्यादा जिद ना करते हुए अपना सर हाँ में हिला देती है। काव्या की हाँ सुन आदित्य उसके सर पे किस करता है। फ्लैशबैक एंड। काव्या ये सब सोच ही रही, तभी उसकी नज़र फिर से अपने लॉकेट पे चली जाती है। लॉकेट को एक नज़र देख काव्या फिर से उस पेंटिंग को देखती है। वो पेंटिंग और उसका लॉकेट दोनों हूबहू एक जैसे थे, पर पेंटिंग में जो लॉकेट था उस लॉकेट में छोटे छोटे ब्लू डॉट सिंबल थे, जो कि समुंदर के नीले पानी के छींटे की तरह थे। पर काव्या के हाथ में जो लॉकेट था उसमें सिंबल रेड कलर में था, जो कि ऐसा लग रहा था कि उस पे खून के छींटे पड़े हुए हो। काव्या बहुत कंफ्यूज थी। जहां तक उसे याद था, आदित्य ने जब उसे वो लॉकेट दिया था तब वो लॉकेट हूबहू उस पेंटिंग जैसे था, उसमें बने छोटे छोटे डॉट वाले सिंबल भी ब्लू थे, तो ये रेड कैसे हो गया? उसे याद था पिछली लाइफ में ऐसा कुछ नहीं हुआ था, बल्कि मरने वक्त भी उसका लॉकेट उसके गले में ही था और हूबहू इस पेंटिंग जैसा था। पर अचानक ही उसके दिमाग में एक बात याद आती है, जिसे सोच उसे बहुत हैरानी होती है। जब वो अपनी आखिरी सांस ले रही थी तब उसके ऊपर आसमान से बिजली गिरी थी, जो सीधा उसके लॉकेट से जा टकराई थी, जिसके साथ ही वहां तेज रोशनी फैली, पर तभी उसने अपना दम तोड़ दिया था। काव्या अपने मन में सोचती है, तो ऐसा हो सकता है इस लॉकेट ने भी पिछली जिंदगी जी है और अब इस जिंदगी में भी मेरे साथ है। वहीं दूसरी तरफ एक घर जो दिखने में बेहद ही सिंपल था, पर उस घर के आसपास लगे खूबसूरत पेड़ पौधे के कारण वो घर ऐसा लग रहा था जैसे वो घर स्वर्ग के बीच बना हो। वहीं उन पेड़ पौधे से आती बेहद ही मनमोहक खुशबू किसी भी व्यक्ति को सुकून पहुंचने के लिए काफ़ी था। घर के अंदर जो घर बाहर से इतना सिंपल दिख रहा था, वही घर अंदर से मॉडर्न टेक्नोलॉजी से सजाया हुआ था। घर के अंदर लगा हुआ एक एक सामान देखने से ही बहुत एक्सपेंसिव लग रहा था। वहां रखा सामान बेहद ही सलीके से रखा हुआ। जहां घर के बाहर रंग बिरंगे पेड़ पौधे थे, तो वही वो घर अंदर से पूरा ब्लैक, वाइट और ग्रे कलर से कलर किया हुआ था। उसी घर के लिविंग हॉल में कुहू सोफे पे अपने पैर फैलाए बैठी थी। अभी उसके कानों में हेडफोन लगे हुए थे, साथ ही वो बिना किसी भाव के अपने हाथ में पकड़े आईपैड में काफ़ी गौर से देख रही थी। उसके आसपास एक ठंडा ऑरा था, जिसे महसूस कर उसके पीछे खड़ा उसका असिस्टेंट अमन बहुत घबरा रहा था। वही कुहू उसके हाव भाव से ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई बेहद ही इम्पोर्टेंट काम कर रही है। तभी वहां पे एक शख्स जिनकी उम्र यही कोई 70-72 साल की होंगी, वो अपने छड़ी के सहारे चलते हुए लिविंग हॉल में आते हैं। वो कुहू के सामने लगे सोफे पे बैठकर अपने छड़ी को जोर से जमीन पर पटकते हैं,
ताकि कुहू का ध्यान अपनी तरफ कर सके। कुहू भी उस बूढ़े व्यक्ति की हरकत देखकर समझ जाती है, आखिर वो करना क्या चाहते हैं। इसलिए कुहू अपने कानों से हेड निकालकर और आईपैड को बंद कर साइड में रख देती है, फिर उन्हें अपनी ठंडी आंखों से देखने लगती है। कुहू का ध्यान अपनी तरफ पाकर वो बूढ़ा आदमी कुहू से गुस्से में अपनी सख्त आवाज़ में बोलता है, तुम बेवकूफ़ लड़की, तुम्हें जब पता है तुम्हारी जान को कितना खतरा है तो तुम मुझे बिना बताए घर से बाहर क्यों जाती है। इतना बोल वो अपनी तीखी नज़रों से कुहू के पीछे खड़े अमन को घूरने लगते हैं। उन बूढ़े आदमी की नज़रें खुद पे महसूस कर अमन को पसीना आने लगता है। वो उन दोनों को मन ही कोसते हुए बोलता है, हे भगवान, ना जाने किस मनहूस घड़ी में मैंने इस जॉब के लिए हाँ कही थी। ऐसा लगता है मैं इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर पे खड़ा हूँ, जो किसी भी पल शहीद हो सकता है, पर वहाँ भी किस एक तरफ बचने के चांसेस होते हैं, पर यहाँ तो वो भी नहीं है। किस दिन मैं बॉस और मास्टर के बीच शहीद हो ही जाऊँगा। मुझे लगता है मुझे जल्द से जल्द अपना इंश्योरेंस करा लेना चाहिए। वो अभी सोच ही रहा था, तभी उसे महसूस होता है उसके आसपास का ऑरा और भी ठंडा हो गया है। इसलिए वो अपनी नज़रें ऊपर कर सामने देखता है, तो सामने कुहू अपनी आंखें छोटी किए उस बूढ़े व्यक्ति को देख रही थी। कुहू सोफे से उतरकर अपनी हर्ष आवाज़ में बोलती है, अगर मैं इतनी ही बेवकूफ़ हूँ तो आप अपने लिए कोई और वारिस ढूंढ लीजिए। कुहू अपनी बात कहकर सीढ़ियों से अपने कमरे की तरफ चली जाती है। कुहू को जाता देख अमन भी पतली गली पकड़कर वहां से भाग जाता है, तो वही वो बूढ़ा आदमी कुहू की बात सुन बेहद ही गुस्से में आ जाता है। वो अपने दांत पीसते हुए खुद से बोलता है, ये लड़की कभी अपनी माँ की तरह बर्ताव क्यों नहीं करती। भले ही इसकी शकल इसके माँ पर गई है, पर इसकी हरकतें सारे इसके बाप जैसी है। वो अपनी बात कहकर लंबी लंबी सांसें लेने लगते हैं ताकि अपने गुस्से को कम कर सके। तभी उन्हें अपने पीछे से एक जानी पहचानी आवाज़ सुनाई देती है, जिसे सुनकर वो पीछे देखते हैं। चैप्टर 17, कुहू की नफरत और किसी की जान लेने की इच्छा। कुहू अपने कमरे में आने बाद सीधा अपने बुक शेल्फ के पास चली जाती है। उस बुक शेल्फ में ढेर सारे बुक रखे हुए थे जो कि काफ़ी सलीके से सजाए हुए थे। कुहू का कमरा ऐसा था जैसे कि किसी मैच्योर व्यक्ति का कमरा हो। उस पूरे कमरे को वाइट और ग्रे कलर से कलर किया गया था। कमरे के बीचों बीच एक बड़ा सा राउंड शेप किंग साइज बेड था। बेड के ठीक सामने एक बड़ी सी ड्रेसिंग टेबल थी। कमरे के एक तरफ स्टडी टेबल लगा हुआ था जिसपे कुछ बुक्स सलीके से रखे हुए थे। वही कमरे के दूसरी तरफ एक काउच रखा हुआ था जिसके सामने एक ग्लास टेबल थी। वही काउच के ठीक बगल में एक लंबी बुक शेल्फ थी जिसमें ढेर सारी लिमिटेड एडिशन की बुक थी, जिसे सेफ रखने के लिए उस पे भी ग्लास डोर लगा हुआ था, जिससे वो सारी बहुत उस शेल्फ में काफ़ी खूबसूरत लग रही थी। पर उस रूम में ऐसा कुछ भी नहीं था जिससे ये कहा जा सके कि वो कमरा एक 4 साल की बच्ची का है। कुहू उन बुक्स को देखते हुए ही उसका गिलास डोर को खोलती है। फिर वो एक बुक को जो थोड़ा लेफ्ट साइड गिरी हुई थी, कुहू उसे अपने हाथ से राइट की तरफ धक्का देती है, जिससे वो बुक लेफ्ट की राइट साइड की तरफ मुड़ जाती है। ये होते ही वो बुक शेल्फ 2 हिस्सों में बट जाता है और सामने एक बेहद खूबसूरत रूम दिखने लगता है। कुहू अपने छोटे छोटे पैरों से लंबे लंबे कदम लेते हुए उस कमरे के अंदर चली जाती है। उस कमरे की सारी दीवारें सफ़ेद रंग से कलर की हुई थी, साथ ही वहाँ कई सारी एलईडी लाइट्स लगी हुई थी जिससे वो कमरा जगमगा रहा था। उस कमरे में एक साइड टेबल और चेयर्स लगे हुए थे। टेबल पे कुछ फाइल्स भी रखी हुई थी। टेबल से कुछ दूरी पे एक शेल्फ था, वहाँ भी कई सारी फाइल रखी हुई थी। कुहू के अंदर आते ही वो बुक शेल्फ बंद हो गई और वापस से पहले वाले नॉर्मल बुक शेल्फ में बदल गई। वही अंदर से वो सफ़ेद प्लेन दीवार लग रहा था। उस दीवार को देख ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि अभी थोड़ी देर पहले वो 2 हिस्सों में बट गया हो। कुहू चलते हुए उस टेबल के पास आकर हेड चेयर पे बैठ जाती है और अपने हाथ बढ़ा उस टेबल के ड्रॉर से एक रिमोट निकलती है। कुहू उस रिमोट में एक बटन प्रेस करती है। बटन प्रेस करते ही कुहू के सामने दिख रही सफ़ेद दीवार वहां से स्लाइड आउट होकर हट जाती है। दीवार के हटते ही वहां कई सारी फोटोज दिखने लगती है जो कि एक लड़के और एक लड़की की थी, पर उन फोटोज के बीच एक बड़ी सी फोटो थी जो कि एक न्यूली मैरिड कपल की फोटो थी। वो कपल उस फोटो में बहुत खुश दिख रहे थे। वही कुहू दीवार के हटते ही वो टेबल पे अपने दोनों हाथों के एल्बो को रखकर अपने हथेली को फैला लेती है। फिर उस पे अपना फेस ठिकाकर अपने सामने लगी फोटोज को अपनी नीली आंखों से एकटक देखने लगती है।
अभी उसकी आंखों में एक अनकहा सा दर्द था, पर उसके चेहरे के एक्सप्रेशन अब भी भावहीन थे। कुहू उस फोटोज को देखते हुए बोलती है, आई मिस यू मॉम डैड। इतना बोल कुहू के आंखों से आंसू की एक बूंद उसके चब्बी गालों पर लुढ़क जाती है। कुहू के सामने जो फोटोज थी, वो फोटो और किसी की नहीं बल्कि आदित्य और काव्या की फोटोज थी। और वो जो बड़ी वाली फोटो थी, वो आदित्य और काव्या की शादी की फोटो थी, जिसमें काव्या दुल्हन के जोड़े में तो आदित्य दूल्हे की शेरवानी पहने मंडप में बैठे था। उस फोटो में आदित्य मुस्कुराते हुए काव्या के मांग में सिंदूर भर रहा था, तो वही काव्या आंखें बंद किए मुस्कुराते हुए उस पल को महसूस कर रही थी। दोनों ही उस फोटो में बेहद ही खूबसूरत लग रहे थे। कुहू अपने आप को रोने से रोकने के लिए अपनी आंखें बंद कर लेती है, पर कुछ पल बाद ही वो अपनी आंखें खोल लेती है। अब उसकी आंखें बेहद ही लाल थी। वो अपनी चेयर पे सीधी बैठ जाती है और उस टेबल के दूसरे ड्रॉर को खोलती है। उस ड्रॉर को खोलकर उसमें से कुहू कुछ फोटो निकलती है। उन फोटो को देखकर कुहू की आंखों में नफरत और गुस्सा उतर आता है। वो उन फोटो को एक एक कर लाइन से अपने टेबल पे रख देती है। अब टेबल पे लगभग 4 फोटो थी। कुहू उन फोटो को देखते हुए अपने कोल्ड और गुस्से से अपने दांत पीसते हुए बोलती है, कुहू तो तुम सबको पिछली लाइफ में ही मार देती, पर मॉम के कारण तुम सब बच गए, पर इस लाइफ में मॉम ही तुम सबको सजा देगी। इतना बोल वो टेबल से एक लाल पेन उठा लेती है, फिर टेबल पे रखी फोटोज में से पहले फोटो को जो कि कामिनी की थी, उस पे क्रॉस मार्क कर देती है। फिर दूसरी फोटो जो कि ऋषि की, उस पे भी कुहू क्रॉस मार्क कर देती है। फिर तीसरी फोटो जो कि रिया की थी, उस पे भी कुहू यही करती है। अब आखिरी फोटो बची थी। उस फोटो को देख कुहू अपना पेन टेबल पे ही रख देती है और उसे अपने हाथ में ले लेती है। उस फोटो को देखते हुए कुहू के आंखों में किसी की जान लेने की इच्छा और बढ़ जाती है। वो उस फोटो को बीच से फाड़ते हुए गुस्से से बोलती है, तुम्हें तो मैं अपने हाथों से मारूंगी। इन तीनों को तो मॉम संभाल लेगी, पर तुमसे मॉम आज भी अजान है और इस बार मैं तुम्हें मॉम को हट करने नहीं दूंगी। पिछली लाइफ में मैं मॉम, डैड, भाई और खुद को बचा नहीं पाई थी, पर इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा। मुझे और मॉम को नई लाइफ मिली है, तो इस बार वक्त खुद को नहीं दोहराएगा। चैप्टर 18 रघुवीर जी और विजय जी की नोक-झोंक, कमला की चालाकी। वही दूसरी तरफ हाल में, क्या मैं सही जगह पे आया हूँ? पर ये घर दिखने में तो मेरे दोस्त के घर जैसे ही है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? जन्नत विला में एक बच्ची रघुराज सिंघानिया को धमका रही है। ये सब दरवाजे पे खड़े उस आदमी ने लगभग चीखते हुए कहा था। उस आदमी की ये बात सुन वो बूढ़ा आदमी यानी कि रघुवीर जी पीछे पलट कर देखते हैं। जब रघुराज जी पीछे पलट के देखते हैं तो दरवाजे पे उसका पुराना दोस्त विजय शर्मा खड़े थे। विजय जी की उम्र लगभग रघुवीर जी के जितनी ही थी। वो शर्मा इंटरप्राइजेस के चेयरमैन है। स्वभाव से मजाकिया और खुशमिजाज, पर सिर्फ अपने लोगों के सामने नहीं तो बाहरी लोगों के लिए बहुत स्ट्रिक्ट है। विजय जी को इस वक्त जन्नत विला में देखकर रघुवीर जी की आंखें छोटी हो जाती है। वो गुस्से में अपनी छड़ी पटक कर विजय जी से बोलते हैं, तुम्हें शर्म नहीं आती ऐसे किसी के घर में बिन बुलाए आने पर? रघुवीर जी की बात सुन विजय जी का मुंह बन जाता है। वो उनके पास आते हुए बोलते हैं, मुझे लगा था इतने सालों में तुम्हारी ये कड़वी जुबान कुछ तो मीठी हुई होंगी, पर मैं गलत था। चाहे कुछ भी हो जाए, सूरज दिन में ही निकलेगा और चांद रात में ही। विजय जी अपनी बात बोलते हुए ही रघुवीर जी के बगल में बैठ जाते हैं। वही रघुवीर जी तो विजय की बात सुन उनका सर ही चकराने लगा था। वो अपने दांत पीसते हुए बोलते हैं, तुम बेवकूफ़ आदमी, तुम यहाँ सूरज और चांद करने आए हो? अगर हाँ तो मुझे 1 मिनट नहीं लगेगा तुम्हें यहाँ से बाहर फिकवाने में। विजय जी जब देखते हैं कि रघुवीर जी का गुस्सा बढ़ रहा है तो वो सीरियस होते हुए बोलते हैं, मुझे तुमसे बहुत इम्पोर्टेंट काम है, इसीलिए मैं यहाँ आया हूँ। पर मुझे लगा नहीं था कि रघुवीर सिंघानिया को एक बच्ची धमका सकती है। विजय जी ने ऐसा इसलिए बोला क्योंकि रघुवीर जी भी सिंघानिया कंपनी के चेयरमैन हैं, जो कि उनके समय में इंडिया की नंबर -1 कंपनी थी, पर आज के दौर में वो एशिया की टॉप 10 में से नंबर 3 पे आती है। पर लास्ट वाली लाइन विजय जी ने रघुवीर जी का ताना मारते हुए कहा था। रघुवीर जी भी विजय जी की बात का मतलब समझ गए थे, पर वो उनकी बातों को इग्नोर कर उन्हें भी ताना मारते हुए बोलते हैं, हाँ तो जल्दी बोलो, आखिर इतने सालों बाद तुम्हें मेरी याद कैसे आई? रघुवीर जी ऐसा इसलिए बोलते हैं क्योंकि विजय जी अपने फैमिली और कंपनी में इतने बिजी हो गए हैं कि सालों साल तक उन दोनों की एक दूसरे से बात नहीं होती है, पर इससे उनके दोस्ती पे कोई असर पे नहीं पड़ा था।
रघुवीर जी की बात सुन विजय जी कुछ बोल नहीं पाते, क्योंकि इसमें गलती उनकी थी कि उसके पास टाइम नहीं था। विजय जी का कुछ ना बोलता देख रघुवीर जी बात बदलते हुए बोलते हैं, अच्छा ये सब छोड़ो, हम अपना दोस्त कभी दुश्मन वाला खेल बाद में खेलेंगे, पहले ये बताओ तुम यहाँ किस काम से आए हो। रघुवीर जी बात सुन विजय जी को याद आता है कि वो यहाँ एक जरूरी काम से आए हैं, इसलिए वो थोड़ा सीरियस होके बोलते हैं, रघु तुम तो जानते ही हो मेरा इकलौता पता देव जिसे मैं शर्मा कंपनी का सीईओ बना चाहता हूँ, पर वो है कि अपने बचपने से बाहर ही नहीं आता, इसलिए मैं चाहता हूँ तुम उसे अपनी कंपनी के सीईओ का असिस्टेंट बना दो, ताकि वो उसे सुधार दे। इतना बोल वो कुछ पल चुप होकर फिर आगे बोलते हैं, वैसे तुम्हारी कंपनी के सीईओ से याद आया, तुमने मुझे बताया नहीं आखिर तुमने अपने कंपनी का सीईओ किसे बनाया है, पर जो भी है आई मस्ट से वो काफ़ी टैलेंटेड है। उसने सिर्फ 6 महीने में देश की इकोनॉमी में काफ़ी कुछ बदल दिया है, मेरा पोता उसके साथ रहकर बहुत कुछ सीख सकता है। इतना बोल वो मुस्कुराते हुए रघुवीर जी को देखने लगते हैं, तो वही विजय जी की बात सुन रघुवीर जी के चेहरे पे एक तिरछी मुस्कान आ गई थी। फिर वो विजय जी को देखते हुए बोलते हैं, ठीक है तो तुम कल अपने पोते यहाँ भेज देना। इतना बोल वो एक नज़र विजय जी के चेहरे को देखते हैं, जो उन्हीं को देख रहे थे। ये देख रघुवीर जी अपने चेहरे की मुस्कुराहट को और बड़ी करते हुए बोलते हैं, थोड़ी देर पहले तुमने जिस बच्ची को यहाँ देखा था, वही है सिंघानिया कंपनी की सीईओ। क्या? रघुवीर जी ने अपनी बात खत्म की ही थी, तभी विजय जी शौक से चीखते हुए अपनी जगह से खड़े हो जाते हैं। विजय जी का ये रिएक्शन देख रघुवीर जी उन्हें इग्नोर कर वहां से अपने कमरे की तरफ चले जाते हैं। वही विजय अभी अपने शौक में थे कि तभी हाल में अमन आता है। असल में अमन कुहू के बुलाने पे स्टडी रूम में जा रहा था, पर वहां पे विजय जी को स्टैचू बने देख उसे कुछ समझ नहीं आता है, इसीलिए वो विजय जी के पास जाकर विजय जी को आवाज़ देता है, पर विजय जी उसके पुकारने पे कोई रिएक्ट नहीं करते हैं। ये देख अमन को कुछ समझ नहीं आता है, पर अचानक ही उसके दिमाग में कुछ आता है और वो अपना गला फाड़ कर रोते हुए बोलता है, अंकल क्या आप खड़े खड़े स्वर्ग सिधार गई? नहीं अंकल, आप हमें छोड़कर ऐसे नहीं जा सकते। अमन के गला फाड़ के चिल्लाने से विजय जी अपने होश में आते हैं, पर जब वो अमन की बातें सुनते हैं तो उनका चेहरा काला पड़ जाता है। वो गुस्से से अमन को फटकार लगाते हुए बोलते हैं, तुम नालायक लड़के, तुम्हें शर्म नहीं आती एक अच्छे खासे आदमी को भरी जवानी में मारते हुए। इतना बोल वो गुस्से से अमन को घूर कर वहां से चले जाते हैं। तो वही अमन जो विजय जी के अचानक बोलने पर डर गया था, पर यह जानकर कि विजय जी अभी भी जिंदा है, वो अपने आंखों से वो आंसू पोंछता है जो उसके आंखों से बहे ही नहीं थे। पर जब तक अमन अपना पागलपंती खत्म करता है, तब तक विजय जी उसे फाड़ कर लगाकर वहां से चले गए थे। ये देख अमन का मुंह बन जाता है, पर तभी उसे ये याद आता ही कि कुहू ने उसे स्टडी रूम में बुलाया था। ये याद आते ही अमन वहां से ऐसे भागता है जैसे उसके पीछे किसी ने भूखे कुत्ते छोड़ दिए हो। वहीं दूसरी तरफ कपूर मैंशन, शाम का वक्त। आदित्य आज जल्दी ही अपने कंपनी से घर आ गया था। वो अपने कार से निकलकर कपूर मैंशन के अंदर जा ही रहा था कि तभी उसे दरवाजे पे कमला खड़ी दिखती है। कमला को देख आदित्य को याद आता है कि दोपहर के वक्त कमला ने उसे कॉल किया था, तब उसने कॉल पिक कर उससे कहा था अगर कोई इमरजेंसी नहीं है तो वो उससे घर आके बात करेगा, क्योंकि वो उस वक्त एक इम्पोर्टेंट मीटिंग में था। कमला भी आदित्य की बात सुन समझ जाती है कि उसने गलत वक्त पे कॉल किया है, इसीलिए वो आदित्य को सॉरी बोल उससे घर पे बात करने के लिए मान जाती है। पर जब कमला घर आई तो उसे पता चला काव्या ने बॉटलर से कहकर उसका हिसाब क्लियर करने को कहा है, उसके इस महीने के पैसे के साथ कुछ एक्स्ट्रा बोनस देकर जाने को कहा है। ये जानकर उसे काव्या पे बहुत गुस्सा आ रहा था, पर वो इसमें कुछ कर नहीं सकती थी। पर वो हार नहीं मानना चाहती थी, इसीलिए वो कपूर मैंशन के गार्डन में आदित्य का इंतजार करने लगती है, और जैसे ही आदित्य के कार को कपूर मैंशन में आते हुए देखती है तो फटाफट घर के दरवाजे के पास जाकर खड़ी हो जाती है। कमला आदित्य को देख पहले तो आदित्य को ग्रीट करती है, फिर अपने आंखों में झूठे आंसू लाते हुए बोलती है, साहब मुझे काव्या मैडम ने काम से निकल दिया, आप समझाओ ना मैडम को मुझे काम से ना निकाले, मैंने तो कोई गलती भी नहीं की, फिर भी ना जाने क्यों मैडम ने मुझे काम से निकल दिया। कमला आदित्य को अपनी बातें ऐसे बता रही थी जैसे काव्या ने उसे साथ कितना गलत कर दिया है।
वही आदित्य जब कमला की बात सुनता है तो उसकी आंखें छोटी हो जाती है, पर वो पूरे बात को जाने बिना कुछ के नहीं सकता था। इसलिए वो उसे अपने पीछे आने को कहता है और खुद लंबे कदम लेते हुए कपूर मैंशन के अंदर इंटर करता है। आदित्य जैसे जैसे हाल में आ रहा था, वैसे वैसे उसे किसी के खिलखिला कर हंसने की आवाज़ें सुनाई दे रही थी, जिसे सुन आदित्य के फेस पे एक ना के बराबर दिखने वाली स्माइल आ जाती है। आदित्य जब हाल में आता है तो उसे सोफे पे काव्या और आयु बैठे हुए दिखते हैं। आयु काव्या के ऊपर लगभग आधा लेटा हुआ था, तो वही दोनों के हाथों में एक एक चिप्स की पैकेट थी। वो दोनों मज़े से चिप्स खाते हुए टीवी पे कार्टून देख रहे थे। दोनों टीवी देखते हुए ही खिलखिला का हंस रहे थे। वही काव्या बिच बिच में आयु के गालों पे किस करती तो कभी प्यार से उसके गालों को खींचती। तो वही ये सब देख घर के बाकी सर्वेंट भी बहुत खुश थे। वो सब खुशी खुशी अपना अपना काम कर रहे थे। तभी उन सर्वेंट को आदित्य दिखता है। आदित्य को देख वो उसे ग्रीट करते हैं, जिस पे आदित्य अपना सर हिला देता है। तभी घर का एक सर्वेंट आदित्य का बैग उससे लेके वहां से चला जाता है। वही बाकी के सर्वेंट जब आदित्य के पीछे कमला को देखते हैं तो उनका मुंह बन जाता है। उन सब को रामू काका से पता चला था कि कमला को काम से निकाल दिया गया है। कमला को काम से निकाल देने वाली बात जानकर सारे सर्वेंट बहुत खुश हो गए थे, क्योंकि कमला हमेशा उन सब पे अपना हुक्म चलाती थी। ऊपर से वो आयु का कोई भी काम किसी भी सर्वेंट को नहीं करने देती थी और ना है किसी सर्वेंट को आयु के पास जाने देती थी। यही सब कारण की वजह से कपूर मैंशन में कोई भी सर्वेंट उसे पसंद नहीं करते थे। पर वो लोग कमला कुछ बोल नहीं सकते थे, क्योंकि कमला को खुद आदित्य ने काम पे रखा था और इसी बात का कमला खूब फायदा उठाती थी। पर अभी कमला को आदित्य के पीछे देख उन सबको लगता है कि आदित्य कमला को फिर से काम पर रख लिया है और उन सब को आगे भी कमला को झेलना होगा। ये सब सोच वो सारे सर्वेंट्स उदास हो जाते हैं। वही आदित्य अपने घर के सर्वेंट्स के मन में चल रहे बातों से अनजान काव्या और आयु को मुस्कुराते हुए देख रहा था। आदित्य उन दोनों की तरफ अपने कदम बढ़ा देता है। वही काव्या जब उसे किसी के जूतों की आवाज़ सुनाई देती है तो वो अपनी नज़रें टीवी पर से हटाकर आवाज़ की दिशा में देखने लगती है, तो उसे वहां आदित्य दिखता है। आदित्य को देख काव्या के आंखों में चमक आ जाती है, साथ ही उसके चेहरे पे एक लंबी सी मुस्कान भी आ जाती है। पर जैसे ही उसकी नज़र आदित्य के पीछे आ रही कमला पे पड़ती है तो उसकी आंखें छोटी हो जाती है। वो घूरकर कमला को देखती है। वही कमला जो पहले बहुत खुश थी ये मानकर कि अब उसको कपूर मैंशन से कोई नहीं निकाल सकता, पर अब उसे डर लगने लगा था। ऊपर से काव्या के घूरती नज़र खुद पे महसूस कर वो खुद को घबराने से रोक नहीं पा रही थी, पर किसी भी कीमत पर हार नहीं मानना चाहती थी। इसलिए वो खुद को हिम्मत देकर नॉर्मल होने की कोशिश करने लगती है। वही आदित्य जब ये देखता है कि काव्या कहीं और देख रही है तो वो उसकी नज़र का पीछा करता है, तो उसे वहां पर कमला दिखती है। कमला को देख आदित्य को याद आता है कि काव्या ने उसे काम से निकल दिया है। ये याद आते ही वो काव्या को देखता है तो काव्या भी आदित्य को ही देख रही थी। ये देख आदित्य काव्या से अपनी नर्म आवाज में बोलता है, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। आदित्य के ये बोलने पे काव्या समझ जाती है आखिर आदित्य उससे क्या पूछना चाहता है, पर इन सब से अलग उसे कमला पे बहुत गुस्सा आ रहा था। लेकिन अब वो मन ही मन ये ठान लेती है कि अब कमला को ना सिर्फ काम से निकलवाएगी, साथ ही उसे एक अच्छा सबक भी सिखाएगी। यही सब सोच वो एक प्यारी सी मुस्कान आदित्य को पास करते हुए बोलती है, आदि आपको मुझे कुछ भी पूछने के लिए इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट भी पूछ सकते हैं। काव्या की बात सुन आदित्य को राहत मिलती है, क्योंकि वो अपनी जान को किसी और के लिए नाराज नहीं करना चाहता था। आदित्य काव्या को देखते हुए ही पूछता है, तुमने कमला को काम से क्यों निकला? आदित्य के डायरेक्ट ऐसे सवाल पूछने पे कमला हैरान हो जाती है, पर वो अंदर ही अंदर खुश भी होने लगती है, क्योंकि जहाँ तक उसे याद था उसने ऐसी कोई गलती नहीं की जिससे काव्या उसे घर से निकाल दे। उसे लग रहा था कि काव्या आदित्य के सवाल का जवाब नहीं दे पाएगी और फिर उसे आदित्य का गुस्सा झेलना पड़ेगा। चैप्टर 19 फाइनली कमला को निकाल दिया गया। आदित्य काव्या को देखते हुए ही पूछता है, तुमने कमला को काम से क्यों निकला? आदित्य के डायरेक्ट ऐसे सवाल पूछने पे कमला हैरान हो जाती है, पर वो अंदर ही अंदर खुश भी होने लगती है, क्योंकि जहाँ तक उसे याद था उसने ऐसी कोई गलती नहीं की जिससे काव्या उसे घर से निकाल दे।
उसे लग रहा था कि काव्या आदित्य के सवाल का जवाब नहीं दे पाएगी और फिर उसे आदित्य का गुस्सा झेलना पड़ेगा। वही आदित्य का सवाल सुन काव्या घूर कर कमला को देखती है, क्योंकि उसे नहीं लगा था कि कमला इतनी बेशर्म भी हो सकती है, जो आदित्य से उसे काम से निकाल देने पर उससे बच्चों की तरह शिकायत करने चली जाएगी। काव्या को ये सोच ही कमला से नफरत सी होने लगी थी कि जो आदित्य देश की इतनी बड़ी बड़ी डील्स करता है, जिससे एक इशारे पे देश की इकोनॉमी में कुछ भी बदलाव हो जाता है, उस आदित्य से कमला अपनी ये मामूली सी जॉब जाने की शिकायत करने गई थी। काव्या अपने मन में बोलती है, अगर तुम सीधे सीधे मुझसे पूछती तो मैं तुम्हें एक अच्छा जवाब देती, पर नहीं, तुम्हें तो मेरे आदि को इस सब में इन्वॉल्व करना था, तो अब आगे जो होंगे उसमें भी तुम्हारी गलती होंगी। इतना सोच काव्या एक गहरी सांस लेती है, फिर आदित्य को देख मुस्कुराते हुए बोलती है, आदि मेरे पास इन्हें काम से निकालने की कई वजह है, पर मैं उनमें से 3 कारण आपको बता सकती हूँ। इतना बोल काव्या अपनी टिमटिमाती आंखों से आदित्य को देखने लगती है, जैसे पूछ रही हो, मैं वो 3 कारण बताओ। पर आदित्य तो काव्या के ऐसे देखने से उसे उस पे बहुत प्यार आने लगता है। उसका मन करता है कि काव्या को अपनी बाहों में भरकर खूब प्यार करें, पर अभी की सिचुएशन देख वो अपना सर झटक कर अपना सर हाँ में हिला देता है। वही कमला तो काव्या की बात सुन हवा में ही उड़ने लगती है। वो खुशी से अपने मन में बोलती है, ही लो, इसने तो खुद ही अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली, मुझे तो कुछ करना ही नहीं पड़ा। इतना सोच वो काव्या के 3 कारण सुनाने का वेट करने लगती है, क्योंकि उसे पूरा यकीन था कि काव्या के पास कोई सॉलिड कारण तो नहीं होगा, और जब वो बेतुके कारण देगी तो आदित्य उस पे गुस्सा करेगा। ये सोचकर ही उसका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है। वही काव्या आदित्य की हाँ सुन बोलती है, पहला, कमला कुछ दिन पहले हमारे घर की सर्वेंट रीना पे बेवजह हाथ उठाया था, जबकि पहले गलती इनकी थी, पर उस वक्त रीना ने इसे अच्छे सुनाया था, इसलिए तब मैंने इस बात पे ज़्यादा ध्यान नहीं। काव्या की ये बात जैसे ही कमला सुनती है उसे अंदर से डर लगने लगता है। वही रीना जब काव्या की ये बात सुनती है तो उसकी आंखें नम हो जाती है, क्योंकि उस वक्त रीना आयु को उसकी बेटी को जैसे आलू के पराठे पसंद है वैसे ही बनाकर आयु के खाने के लिए उसके पास ले जा रही थी। तब कमला ने इस बात का बवाल बनाकर उसकी अपन बेटी के बारे में बहुत कुछ गलत बोली थी। अपनी बेटी के लिए गलत सुन रीना भी गुस्से में उसे मां ना बन सकने के लिए बुरा भला बोल दी, जिस कारण कमला ने उसके ऊपर हाथ उठा दिया। पर अपनी मैडम के मुंह ये सुन उनके मन में उनके लिए इज्जत और बढ़ जाती है। वही सारे सेवक्स के मन में भी काव्या के लिए इज्जत बढ़ गई थी, क्योंकि सबको कमला की सच्चाई पता थी। तभी काव्या अपनी दूसरा करना बताती है, आदि अब आयु बड़ा हो गया है और उसे खुद का ख्याल रखना सीखना होगा। तीसरी और सबसे इम्पोर्टेंट कारण, आयु की माँ यानी कि मैं उसका ख्याल रखने के लिए यहाँ हूँ, तो उसे किसी नैनी की ज़रूरत नहीं, और एक माँ से अच्छा अपने बच्चे का ख्याल कौन ही रख सकता है। लास्ट वाले कारण को काव्या ने जोर दे के कही थी, जिसे सुन आदित्य थोड़ा हैरान था कि एक ही दिन में काव्या आयु को लेके इतनी पोसेसिव कैसे हो गई। पर वो अपने मन में सोचता है, शायद उस दिन सीढ़ियों से आयु को गिरते देख काव्या के अंदर की माँ जाग गई होंगी। वही कमला जब काव्या की लास्ट वजह सुनती है तो उसके तन बदन में आग लग जाती है, उसका शरीर गुस्से से जलने लगता है, पर वो फिर भी खुद को किसी तरह शांत की हुई थी। तो वही आयु जो कब से सोफे पे बैठकर अपने सामने ये सब तमाशा देख और सुन रहा था, पर जब वो काव्या की बात सुनता है तो खुशी से सोफे खड़े होकर अपनी एक साइड आवाज में चिल्लाते हुए बोलता है, मम्मा। आयु के चिल्ला के बोलने पे काव्या जैसे ही मुड़ कर आयु को देखती है तो आयु उछलकर काव्या को गोद में आ जाता है। ये देख काव्या तो पहले बहुत देर जाती है, पर जल्दी ही आयु को कस के पकड़कर अपने सीने से लगा लेती है। जब काव्या को यकीन हो जाता है कि आयु ठीक है तो वो आयु को हल्के गुस्से से डांटते हुए बोलती है, बच्चा ये हरकत थी, अगर आपको लग जाती तो। काव्या की डांट सुन आयु अपने दोनों हाथ काव्या के गले में लपेटते हुए बोलता है, ओहो मम्मा, मुझे पता था मेरी सुपर मम्मा मुझे कुछ नहीं होने देगी। इतना बोल वो काव्या के दोनों गालों पे किस करता है। फिर आयु आदित्य की तरफ देखता जो उन दोनों माँ बेटे को ही देख रहा था। ये देख आयु गुस्से ऑर्डरिंग टोन में आदित्य से बोलता है, डैडी आप मम्मा से इतने सवाल क्यों पूछ रहे हो? अगर मम्मा ने ताई को काम से निकाल दिया है तो आप भी उन्हें काम से निकाल दो, और वैसे भी माय मम्मा इज ऑलवेज राइट। आयु कमला को ताई कहकर बुलाता है, साथ ही वो कमला को कुछ खास पसंद भी नहीं करता था, क्योंकि कमला बिना मतलब का उससे चिपकती थी।
जिससे आयु को बहुत इरिटेट होता था, पर वो ये बात अपने डैडी को कभी नहीं बता है। इसलिए अब जब उसे पता चला काव्या ने कमला को काम से निकाल दिया है, तो उसे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा। आयु की ये बात सुन काव्या एडमिरेशन से अपने बेटे को देखने लगती है। उसे अभी अपने बेटे पे बहुत प्यार आ रहा था, वो मन ही मन उसकी नज़र उतारने लगती है। वही आयु की ये बात सुन आदित्य की आंखें छोटी हो जाती है, क्योंकि उसका बेटा उसकी बीवी की नज़रों में हीरो बनने की कोशिश कर रहा था। इसलिए वो आयु से अपने सख्त आवाज़ में बोलता है, तो मैंने कब बोला है, मैं कमला को काम पर वापस रखने वाला हूँ। वो तो मैं बस कमला को काम से निकाल देने कारण जानना चाहता था, नहीं मुझे पता है माई वाइफ इज़ ऑलवेज राइट। अब आदित्य की बात सुन काव्या आदित्य को भी एडमिरेशन से देखने लगती है और उसकी भी मन ही मन नज़र उतारने लगती है। तो वही आदित्य और आयु के बीच कौन किसे ज़्यादा देर तक घूर सकता है वाला कोल्ड वार छिड़ गया था। वही कमला अपने सामने इस हैप्पी फैमिली को देख अब उससे अपना गुस्सा बर्दाश्त नहीं होता है और वो गुस्से से काव्या को बोलती है, तुम आर्यन बाबा की माँ हो तो क्या हो गया, पर इतने सालों से आर्यन बाबा को मैंने पाला है, मैं कभी माँ नहीं बन सकती, इसलिए मैंने अपना सारा प्यार आर्यन बाबा पर लुटाया। तब तो तुम आर्यन बाबा को देखने नहीं आई, तो अब क्यों ये ड्रामा क्यों कर रही ही। कमला इतना लंबी लंबी सांस लेने लगती है, क्योंकि उसने कुछ ज़्यादा गुस्से में अपनी बात बोलती थी। वही उसकी बात सुन आसपास खड़े हर किसी की भौं आपस में सिकुड़ जाती है। तो वही आदित्य तो पहले कमला की बात सुन हैरान हो गया था, पर अब उसे बेहद गुस्सा आ रहा था, जिस कारण उसके पास से बेहद ही खतरनाक ऑरा निकलने लगता है, जिसे महसूस कर आसपास खड़े सर्वेंट कांपने लगते हैं और कमला को दया भरी नज़र से देखने लगता है। वही काव्या गुस्से से कमला की तरफ बढ़ती है और खींचकर एक थप्पड़ उसके गाल पे मरती है, जिससे कमला खुद को संभाल नहीं पाती है और फर्श पे मुंह के बल गिर जाती है। कमला के गिरते ही काव्या गुस्से से उस पे विफरते हुए बोलती है, तुम आयु का कुछ दिन ख्याल क्या रख ली, तुम तो खुद को उसकी माँ ही समझने लगी हो, पर भूलो मत तुम आयु की नैनी थी, सिर्फ नैनी, जिसे एक ना एक अपना काम छोड़ना ही होता। और क्या कहा था, तुम कभी माँ नहीं बन सकती, इसीलिए तुमने अपना सारा प्यार आयु पे लुटाया। तो क्या तुम जिस भी बच्चे पर अपना प्यार लुटाओगी, उस बच्चे पे अपना हक ही समझ लोगी। वही आयु अभी काव्या के सीने से लगा हुआ था, उसे तो कमला से कोई लेना देना ही नहीं था। वो तो अपनी मम्मा का शेरनी वाला रूप देख खुश हो रहा था, क्योंकि उसके मन में अपनी मम्मा की छवि सुपर वीमेन की थी और ये देखकर आयु के मन में काव्या के सुपर वीमेन होने को छवि और पक्की हो गई थी। वही काव्या जब अपना बोलना खत्म करती है, तभी आदित्य उसका हाथ पकड़कर उसके हाथ को सहलाते हुए बोलता है, तुम्हें क्या जरूरत है ऐसे लोगों के लिए अपने हाथों को तकलीफ देने की, तुम मुझे बोलती, मैं इस काम के लिए गार्ड्स को बुला लेता। तो वही कमला बेसुध सी फर्श पे बैठी थी, उसके गाल पे काव्या के उंगलियों के निशान छप गए थे, उसके आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे, साथ ही उसके होठों के किनारे से खून भी आने लगा था। पर उसे अपनी हालत से कोई मतलब नहीं, बल्कि उसके दिमाग में काव्या की कही बातों ही बार बार आ रही थी। वही आदित्य जब कमला को फर्श पे बैठे किसी सोच में गुम देखता है, तो वो गुस्से से चिल्लाकर अपने बॉडीगार्ड्स को बुलाता है, जिसे सुन जल्दी से बॉडीगार्ड्स वहां आ जाते हैं। बॉडीगार्ड्स के वहां आते ही आदित्य अपनी गुस्से से लाल आंखों से कमला की तरफ देखते हुए बोलता है, इसे यहाँ से ले जाओ, इसकी गलती की सजा मैं इसे कल दूंगा। आदित्य का ऑर्डर मिलते ही बॉडीगार्ड्स उसका इशारा समझकर अपना सर हाँ में हिला देते हैं, फिर कमला को घसीटते हुए वहां से ले जाने लगते हैं। जब कमला ये महसूस करती है कि कोई उसे लेके जा रहा है, तो चिल्लाने के लिए अपना मुंह खोलती है, पर तभी एक बॉडीगार्ड उसके मुंह पर अपना हाथ रखकर उसकी आवाज़ को इसके गले में बंद कर देता है। कमला के जाने के बाद आदित्य जब काव्या को देखता है, तो उसका गुस्सा अपने आप कम हो जाता है, पर तभी उसका ध्यान काव्या के परेशान चेहरे पे जाता है। ये देख आदित्य समझ जाता है कि काव्या क्या सोच रही है, इसीलिए वो उसका सर सहलाकर अपनी नर्म आवाज़ में बोलता है, तुम ज़्यादा टेंशन मत लो, मैं उसे कुछ भी नहीं करूँगा, बस उसे एक अच्छा सबक सिखाऊंगा जिससे वो ये गलती दोबारा किसी के साथ ना करें। आदित्य की बात सुन काव्या आदित्य को स्माइल पास कर देती है। फिर थोड़ी देर बाद आदित्य फ्रेश होने अपने कमरे में चला जाता है। वही हॉल में अभी काव्या और आयु फिर से अपनी मस्ती करने लगते हैं। प्रिंसेस, किसी की आवाज़ दरवाजे से काव्या और आयु को अपने कानों में सुनाई देती है। इस आवाज़ को सुन दोनों बहुत एक्साइट हो जाते हैं और दोनों ही खुशी से दरवाजे की तरफ देखने लगते हैं।
चैप्टर 20 सारी खुदाई एक तरफ और बीवी का भय एक तरफ, कुहू का किसी अनजान शख्स से मिलना। काव्या और आयु जब दरवाजे के तरफ देखते हैं तो वहां अभिमन्यु खड़ा था। अभिमन्यु को देख दोनों के फेस पे बड़ी सी स्माइल आ जाती है। वही अभिमन्यु दरवाजे पे अपनी पेंट की पॉकेट में एक हाथ डाले खड़ा था। वो अभी जैसे खड़ा था उसकी पोस्चर बिल्कुल हीरो वाली थी। ऊपर से उसने कैजुअल ड्रेस यानी कि वाइट टी शर्ट के साथ ब्लू पेंट पहन रखा था जिसमें वो और भी हैंडसम लग रहा था। अभिमन्यु स्टाइल से चलते हुए काव्या के पास आ जाता है। वही काव्या भी खुशी से सोफे से खड़ी हो गई थी। अभिमन्यु जैसे ही काव्या के बगल में खड़ा होता है तभी काव्या उसकी बाहों में अपने हाथ लपेटते हुए बोलती है, भाई आप आ गए, मैंने आपको बहुत मिस किया। काव्या की बात अभिमन्यु मुस्कुरा देता है। वो उसका सर सहलाते हुए बोलता है, क्या सच में तुमने मुझे इतना मिस किया? अभिमन्यु के ये बोलने पे काव्या उसे अपने दांत दिखा देती है। ये देख अभिमन्यु नामे सर हिला देता है। तभी उसकी नज़र आयु पे जाती है जो उसे ही देख रहा था। आयु को देख अभिमन्यु के फेस पे बड़ी स्माइल आ जाती है। वो आयु गोद में उठाकर उसके दोनों गालों पर किस करते हुए बोलता है, हे चैम्प, तुम तो काफ़ी बड़े हो गए हो, जब आखिरी बार मिला था तब तो तुम बोल भी नहीं पाते थे। अभिमन्यु की बात सुन आयु स्माइल करते हुए बोलता है, वो इसलिए मामू क्योंकि आयु उस वक्त छोटा बेबी था, पर अब आयु बिग बॉय हो गया है। आयु ये सब बोलते हुए बहुत ही क्यूट लग रहा था। अभिमन्यु उसकी बात सुन और उसकी क्यूटनेस देख उसके गाल खींचने से खुद को रोक नहीं पाता है। अभिमन्यु आयु के गाल खींचते हुए बोलता है, ओह आप तो बहुत इंटेलिजेंट भी हो। अभिमन्यु के मुंह अपनी तारीफ सुन आयु खुश हो जाता है। तभी अभिमन्यु का ड्राइवर कुछ बैगस लेके वहां आता है तो अभिमन्यु उसे टेबल पे रखने को कहता है। अभिमन्यु के कहने पे ड्राइवर बैगस वहां रख कर चला जाता है। ड्राइवर के जाते ही अभिमन्यु आयु को अपनी गोद से नीचे उतार कर काव्या से बोलता है, प्रिंसेस में गिफ्ट्स तुम दोनों के लिए लाया था, मुझे पूरी उम्मीद है तुम्हें गिफ्ट्स अच्छे लगेंगे। अभिमन्यु के ये बोलने पे काव्या खुशी से अभिमन्यु के पीठ पे चढ़ते हुए बोलती है, ही भाई, क्या आप मेरे लिए मेरी फेवरेट चॉकलेट लाए हो? काव्या के ऐसे अचानक से उसके पीठ पर चढ़ने पे अभिमन्यु पहले तो घबरा जाता पर जल्दी ही वो उससे संभाल लेता है। पर जब वो काव्या की बात सुनता है तो उसके फेस पे एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है। वो उसी तरह स्माइल करते हुए बोलता है, मेरी प्रिंसेस कुछ कहे और मैं ना करूँ तो मेरे ही घर से मुझे ना निकल दे। ये बोल उसे लास्ट टाइम की बात याद आ जाती है कि कैसे काव्या के लिए चॉकलेट ना लाने पे उसे पूरी रात एक होटल में गुजारनी पड़ी थी, जिस कारण वो अपने फैंस और न्यूज़ रिपोर्टर के बीच फंस गया था। ये याद आते ही वो अपना सर झटक लेता है ताकि वो उस मनहूस दिन को याद ना कर सके। अभिमन्यु की बात सुन काव्या खुशी से उसके गाल पे किस करते हुए उसके पीठ से उतरकर टेबल के पास जाकर नीचे मेट पर इंडियन स्टाइल मतलब आलती पालती मारकर बैठ जाती है और बैग से गिफ्ट निकालकर देखने लगती हैं। वही आयु कभी अपने मामू को देखता तो कभी अपनी मम्मा को। वो पहली बार अपनी मम्मा को ऐसा रूप देख रहा था, पर वो अपनी मम्मा को ऐसे देखकर बहुत खुश था। वो काव्या के पास जाकर उसके बगल में उसकी तरह बैठ जाता है। ये देख काव्या उसे खींचकर अपने गोद में बिठा लेती है। वही अभिमन्यु जो काव्या और आयु को ही देख रहा था, उसे अपने ऊपर किसी की नज़रें महसूस होती है। जब वो अपना सर घुमा कर देखता है तो उसे सीढ़ियों के पास आदित्य खड़ा दिखता है। आदित्य अभी अभिमन्यु को अपनी जलती निगाहों से घूर रहा था। असल में जब आदित्य फ्रेश होके नीचे आ रहा था तब उसकी नज़र काव्या और अभिमन्यु पे गई तो काव्या उस वक्त अभिमन्यु के पीठ पे चढ़ी हुई थी। ये देख आदित्य का चेहरा सख्त हो गया था, पर जैसे ही काव्या ने अभिमन्यु के गाल पे किस की ये देख तो आदित्य अंदर तक जल भून गया था। वो अपनी जानलेवा नज़रों से अभिमन्यु को घूर रहा था। वही जब अभिमन्यु उसे ऐसे देखता है तो उसके चेहरे पे एक तिरछी मुस्कान आ जाती है, जिसे देख आदित्य चिढ़ जाता है और अपने लंबे लंबे लेते हुए काव्या और आयु के पास आ जाता है। आदित्य ने अभिमन्यु को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया था। ये देख पहले तो अभिमन्यु चिढ़ जाता है, पर फिर उसके दिमाग में कुछ खुरापाती आता है, जिसे सोच पहले तो वो खुश हो जाता है, पर फिर उदासी वाले एक्सप्रेशन लाते हुए आदित्य से बोलता है, आदि मना कि मैं तेरा दोस्त हूँ तो तुम मुझे इग्नोर कर सकते हो, पर तुम ये भी मत भूलो मैं तुम्हारा साला भी हूँ, तो कम से कम काव्या के रिलेशन के नाते ही मुझे इग्नोर मत करो। अभिमन्यु की बात सुन आदित्य अपने जगह पे जम गया था। उसकी नज़र अन्याश ही काव्या पे चली गई जो गुस्से से उसे ही देख रही थी।
ये देख आदित्य हड़बड़ाते हुए अभिमन्यु के पास जाकर उसके कंधे को जोर से दबाते हुए बोलता है, अरे नहीं साले साहब, मैंने कब आपको इग्नोर किया, मेरा बस तुम पे ध्यान नहीं गया था। ये बोल वो काव्या को एक स्माइल पास कर देता है, क्योंकि उसे पता था काव्या अपने भाई की कुछ ज़्यादा ही सुनती थी और हुआ भी यही। काव्या आयु गोद में लेकर खड़े होते हुए बोलती है, आदि अगर भैया ने बोला है तो आपने उन्हें इग्नोर किया होगा, क्योंकि अभी भैया मेरे भैया है और मेरे भैया कभी झूठ नहीं बोलते, इसलिए आप उनको सॉरी बोलो। काव्या की बात सुन आयु भी हाँ में हाँ मिलता बोलता है, अभी मामू मेरे मामू है और मेरे मामू कभी झूठ नहीं बोल सकते, इसलिए आप उनको जल्दी से सॉरी बोल दो। उन दोनों की बात सुन अभिमन्यु के फेस पे एक शरारती मुस्कान आ जाती है। वही उसकी मुस्कान देख आदित्य बुरी तरह चिढ़ जाता है। वो गुस्से घूरकर पहले तो अभिमन्यु को सॉरी बोलता है, फिर धीरे से उसके कान में बोलता जिससे सिर्फ वो दोनों ही सुन सकते हो, लगता है तुम अपनी फिल्म को सिनेमा हॉल में नहीं देखना चाहते हो। आदित्य की धमकी सुन अभिमन्यु अपने दांत दिखाते हुए बोलता है, ही प्रिंसेस छोड़ो ना ये सब, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, चलो खाना खाने चलते हैं। अभिमन्यु की बात सुन खुशी से बोलती है, चलो भाई, आपको पता है मैंने आपके लिए स्पेशल खाना बनवाया है। इतना बोल काव्या आयु का हाथ पकड़ डाइनिंग टेबल की तरफ बढ़ जाती है। काव्या को जाते देख अभिमन्यु भी जल्दी से उसके पीछे चला जाता है, क्योंकि उसे डर था कहीं आदित्य ने जो बोला है वो कर भी सकता है। उन लोगों को जाते देख और खुद को इग्नोर होता देख आदित्य एक लंबी सांस लेता है और अपने धीमे कदम डाइनिंग टेबल की तरफ बढ़ा देता है। कुछ समय बाद सब ने डिनर करके लिविंग हॉल में बैठे थे और आपस में बातें कर रहे थे। तभी काव्या अभिमन्यु को देखते हुए बोलती है, भैया आज रात आप यही क्यों नहीं रुक जाते, वैसे भी काफ़ी रात हो गई है। काव्या के ये बोलने पे अभिमन्यु बोलता है, नहीं आज रात यहाँ नहीं रुक सकता, कल मुझे अपनी फिल्म की प्रमोशन के लिए दिल्ली जाना है, इसीलिए मुझे घर जाकर अपनी पैकिंग भी करनी है। अभिमन्यु की बात सुनकर काव्या थोड़ा उदास जाती है, पर उसे पता था एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में ये सब अपने फिल्म के लिए करना पड़ता है, इसलिए वो मुस्कुराकर अपना सर हाँ में हिला देती है। कुछ समय बाद काव्या का बेडरूम। अभिमन्यु अपने घर जा चुका था, वही काव्या आज आयु को अपने कमरे में ही सुलाने के लिए ले आई थी। अभी काव्या आयु को अपने ऊपर लेटाए ही सो रही थी, वही आदित्य सोफे पर बैठा लैपटॉप में अपना काम कर रहा था। लगभग आधी रात को आदित्य काम खत्म होता है तो वो अपना लैपटॉप बंद करके अपने बेड के पास आ जाता है। तो उसकी नज़र काव्या और आयु पे चली जाती है। उन दोनों को ऐसे देखकर आदित्य के फेस पे एक छोटी सी स्माइल आ जाती है। वो झुककर उन दोनों के माथे को चूम लेता है, फिर वहां लेटकर उन दोनों को अपनी बाहों भरकर सो जाता है। वहीं दूसरी तरफ रात के घने अंधेरे में एक पहाड़ी नुमा जगह पर, जहां दूर दूर कोई नहीं था, वहां एक काली कार खड़ी थी। उस कार के अंदर दो शख्स बैठे थे। पहला शख्स जो बार बार नींद की झपकी ले रहा था, तो दूसरा अपनी चील जैसी नज़रों से वहां का मुआयना कर रहा था। तो मैं आपको बता दूं, जो पहला शख्स है वो कुहू का असिस्टेंट है, तो दूसरी कुहू थी। अमन इस वक्त अपने नाइट ड्रेस में था। उसे देख ऐसा लग रहा था जैसे उसे बेड जबरदस्ती उठाकर यहाँ लाया गया हो। तो वही कुहू ने इस वक्त ब्लैक हुडी के साथ ब्लैक जीन्स पहन रखी थी। कुहू अपने तरफ का दरवाज़ा खोलते हुए अमन से अपनी कोल्ड आवाज़ में ऑर्डर देते हुए बोलती है, तुम यहाँ से कहीं मत जाना और कार से तो बिल्कुल ही बाहर मत निकलना। कुहू की बात सुन अमन अपने नींद से बाहर आता है। वो कुहू को देखते हुए बोलता है, पर बॉस आप अकेले इस सुनसान जगह पे कैसे जा सकती है, रुकिए मैं चलता हूँ। ये बोल वो कार से उतरने लगता है। ये देख काव्या उसे ऑर्डर देते हुए बोलती है, मैंने जितना बोला उतना करो, तुम्हें पास जो नहीं उसे लगाने की ज़रूरत नहीं है। इतना बोल कुहू कार से निकल वहाँ से अकेले ही आगे बढ़ जाती है। वही अमन कंफ्यूज में बोलता है, मेरे पास ऐसा क्या नहीं है। पर तभी वो चीख कर कहता है, क्या बॉस ऐसा कह रही थी कि मेरे पास दिमाग नहीं है। ये समझते ही उसका मुंह बन जाता है, पर तभी वो सामने देखता है जहाँ सिर्फ अंधेरा था, जहाँ से कुहू गई थी। ये देख वो परेशान होते हुए खुद से बोलता है, पता नहीं ये बॉस ऐसी जगह क्यों आए हैं, पहले तो वो कभी इस जगह पे नहीं, कहीं उन्हें कुछ हो ना जाए। ये सोचकर वो और परेशान हो जाता है, पर वो कुहू के दिया ऑर्डर्स को अनफॉलो नहीं कर सकता था, नहीं तो कुहू उसे छोड़ती नहीं। इसलिए वो अपने मन में सोचते हुए बोलता है, अगर 1 घंटे में बॉस नहीं आई तो मैं उन्हें ढूंढने जाऊंगा,
ये सोच वो अपने वॉच में टाइमर सेट कर देता है और बाहर की तरफ देखने लगता है। वही कुहू अपने छोटे छोटे पैरों से लंबे लंबे कदम भरते हुए एक गुफा में आ जाती है। वो जैसे गुफा के अंदर पहुंचती है, उसे एक भारी आवाज़ सुनाई देती है, आखिर तुम आ ही गई। इस आवाज़ सुन कुहू के फेस पे एक तिरछी मुस्कान आ जाती है। वो वैसे मुस्कुराते हुए घमंड से बोलती है, मैंने कहा था ना मैं आज़ाद होके दिखूंगी। मैंने अपना वादा पूरा किया, अब आपकी बारी है अपना वादा करने की। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डू लाइक, कॉमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर नेक्स्ट पार्ट ऑफ रीबर्थ फॉर फैमिली एंड रिवेंज। थैंक यू। फोल्डेड हैंड्स।